एक कदम आन्या की ओर बढ़ा। आन्या तेजी से दरवाजे की तरफ जाने लगी। ध्रुव ने आन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। आन्या ध्रुव के कंधे से जा लगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर आन्या के पिता की जांच करने में लगे हुए थे। डॉक्टर संजय मेहरा का पल्स देख रहे थे। पल्स देखते हुए वो परेशान हो गए। उन्होंने बाहर आकर अंशिका और विराट से कहा, मिस्टर मेहरा की पल्स रुक गई है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। डॉक्टर की बात सुन अंशिका जोर जोर से रोने लगी, लेकिन विराट ने चीखते हुए कहा, नो, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें कुछ नहीं हो सकता। आप बकवास कर रहे हैं। विराट, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूं, लेकिन ये सच्चाई है। आप झूठ बोल रहे हैं। संजय अंकल के शरीर में पॉइजन है और आप लोग उस पॉइजन को निकाल नहीं पाए हैं। उनका ब्रेन मर रहा है। अगर आपने पॉइजन बाहर निकाल दिया तो वो ठीक हो जाएंगे। पॉइजन? कैसा पॉइजन? विराट, तुम क्या बकवास कर रहे हो? विराट की पॉइजन वाली बात सुनकर डॉक्टर के साथ साथ अंशिका भी हैरान हो गई। अंशिका को तेज गुस्सा आया और वो विराट पर बरस पड़ी। मैंने खुद देखा विराट, तुम अंदर मशीन्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। तुमने उनका ऑक्सीजन मास्क निकाला और अब अपनी गलती छुपाने के लिए तुम ऊटपटांग बातें कर रहे हो। मैं अभी दीदी और मॉम को सब कुछ बता दूंगी। अंशिका ने विराट को जोर से धक्का दिया। विराट वैसे भी संजय मेहरा की खबर सुनकर दुखी था। उसके दिमाग की नसें फट रही थी। अंशिका के धक्के देने से वो और नाराज हो गया। उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज उभर आया। उसने अंशिका को अपने सामने से हटाया और डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर, मेरी बात मानिए। मुझे कोशिश करने दीजिए। मैं संजय अंकल को बचा लूंगा। हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, इससे अनजान आन्या ध्रुव के ठीक सामने खड़ी हुई थी। ध्रुव और आन्या के बीच 1 इंच की भी दूरी नहीं थी। आन्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव का हाथ आन्या की कमर पर था। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वो चाह कर भी ध्रुव को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ ध्रुव, जो आन्या के नशे में डूबता जा रहा था, आज वो अपनी सारी हदें पार कर देना चाहता था। वो किसी भी हालत में आन्या पर पूरी तरह से काबू करना चाहता था। ध्रुव के होंठ धीरे धीरे आन्या की गर्दन की ओर बढ़ने लगे। आन्या डर गई। बेचैनी में उसने हड़बड़ाते हुए कहा, लीव मी ध्रुव, तुम क्या कर रहे हो? आन्या इतना कहकर ध्रुव को धक्का देते हुए उससे दूर हो गई। आन्या के इस तरह दूर जाने से ध्रुव चिढ़ गया। तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहती हो? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। आन्या ने परेशान होकर कहा, ध्रुव देखो, हम बैठकर बात करते हैं। ध्रुव इस वक्त आन्या से दूर नहीं होना चाहता था। आन्या का चेहरा, उसके बाल, उसकी खूबसूरती ध्रुव को अट्रैक्ट कर रही थी और आन्या के पापा का हॉस्पिटल बिल भरकर ध्रुव आन्या पर अपना हक समझने लगा था। ध्रुव ने जब दोबारा से आन्या को कसकर पकड़ लिया, अब इस बार आन्या ने थोड़ा रूड होकर ध्रुव के कंधे को हल्का सा धक्का दिया, जिससे इस बार ध्रुव को तेज गुस्सा आया। लेकिन उसने खुद को संभालते हुए आन्या की कमर से अपना हाथ हटा लिया। वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आन्या तुरंत ध्रुव से 2 फीट दूर हट गई। आन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सिर पकड़ लिया और धीरे से ध्रुव से कहा, मुझे वक्त चाहिए ध्रुव। मैं जानती हूँ तुमने मुझ पर एहसान किया है, पर प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो। आन्या की आंखों में आंसू देखकर ध्रुव का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। आन्या के पास आया। उसने आन्या के गालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, पर तुम समझो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हें मालूम है आन्या, जब भी मैं किसी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता हूं तो इस गारंटी के साथ कि मुझे डबल मुनाफा मिलेगा। पर सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने 5 लाख हॉस्पिटल में लगा दिया और मैं 10 लाख और देने को तैयार हूं। सोचो तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो। आन्या रुआसी हो गई। मैं जानती हूँ ध्रुव, पर तुम मेरी परेशानी नहीं समझ रहे। ध्रुव आन्या को समझाने लगा, आन्या, लेट मी कंप्लीट इट। मैं तुम्हारे पापा का सारा खर्च उठाने को तैयार हूं, पर तुम हो कि मुझे समझती ही नहीं। तुम्हारा पूरा परिवार भी यही चाहता है, फिर खुद को रोककर उस विराट के नाम पर बैठे रहने का क्या फायदा? इस बार विराट का नाम सुनकर आन्या दुखी हो गई। दुख इस बात का नहीं था कि ध्रुव उसके सामने खड़े हो विराट को कोस रहा था। विराट को तो पिछले 5 साल से हर कोई कोसता था। आन्या को दुख इस बात का था कि विराट में हिम्मत क्यों नहीं थी, विराट कुछ करता क्यों नहीं था। एक पत्नी होने के नाते आन्या को विराट से उम्मीद होनी चाहिए थी,
पर उसने कभी विराट से कोई उम्मीद नहीं की, क्योंकि विराट में वो खूबी ही नहीं थी। आन्या अपनी किस्मत को कोस रही थी। आज उसे अपने पापा की सबसे ज्यादा याद आ रही थी, पर आन्या तक अभी ये खबर नहीं पहुंची थी कि आन्या के पापा के साथ क्या कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ विराट जिद पर अड़ा हुआ था। विराट कुछ अलग ही बिहेव कर रहा था। उसने तो एक नर्स को धक्का भी दे दिया था। ये सब देख अंशिका डर गई। अंशिका ने तुरंत अपनी मां मोहिनी को फोन किया और अस्पताल में चल रही सारी घटना के बारे में बता दिया। पहले तो मोहिनी चीख चीख कर रोने लगी, लेकिन बाद में विराट के बारे में सुनते ही मोहिनी विराट को कोसने लगी और कोसते हुए ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। यहां डॉक्टर गुप्ता, जो पिछले 5 साल से संजय मेहरा का इलाज कर रहे थे, उन्होंने अपने हॉस्पिटल में विराट को कई बार देखा था। उन्हें याद था कि विराट कैसे कमजोर दिखाई देता था। आज विराट का चेहरा बदल चुका था। डॉक्टर गुप्ता को विराट के चेहरे पर सच्चाई साफ नजर आ रही थी। न जाने विराट में ऐसा क्या था कि लॉजिक न होते हुए भी, एक डॉक्टर होकर भी वो आम आदमी की बातों पर भरोसा करने लगे थे। उन्होंने विराट के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि संजय मेहरा की बॉडी में पॉइजन है? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें कैसे पता? साफ साफ बताओ। विराट ने डॉक्टर का हाथ पकड़ा और उन्हें आईसीयू रूम के अंदर ले गया, जहां संजय मेहरा लेटे हुए थे। डॉक्टर के हिसाब से संजय मेहरा मर चुके थे और विराट के अनुसार उनकी बॉडी में अभी भी जान बाकी थी। एक नर्स भी अंदर जाने लगी तो विराट ने इशारा करके उसे रोक दिया और आईसीयू रूम का दरवाजा बंद कर दिया। उस कमरे में संजय मेहरा, डॉक्टर और सिर्फ विराट थे। डॉक्टर, आप ऑपरेशन कीजिए, मैं आपके साथ हूं। मुझे यकीन है कि उनके ब्रेन में एक पॉइजनस स्पॉट है। अगर आप उस स्पॉट को निकाल देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मशीन ऐसा कुछ नहीं बता रही विराट। हमने एक्सरे किया है, हमने सीटी स्कैन भी किया है। सर प्लीज ट्राई तो करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बात मान लीजिए। अगर ऐसा है तो मुझे इन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाना होगा। वहां स्कैनिंग होगी तभी कुछ किया जा सकता है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर ने न जाने क्यों विराट की बात मान ली थी। उन्होंने नर्स को ऑपरेशन थिएटर तैयार करने का ऑर्डर दिया। थिएटर तैयार था। पहली बार डॉक्टर गुप्ता ने किसी आदमी को ऑपरेशन थिएटर के अंदर आने की परमिशन दी थी। डॉक्टर गुप्ता ने विराट से कहा, ऑपरेशन से पहले रिसेप्शन में जाकर बिल भर दो। आप उसकी चिंता मत करिए, अभी संजय अंकल के पास वक्त कम है। मैं हॉस्पिटल बिल्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। ओके। कुछ देर बाद डॉक्टर, एक नर्स और विराट संजय मेहरा के आजू बाजू खड़े थे। चारों ओर बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई थी। अब तक मोहिनी भी बाहर पहुंच चुकी थी। अंशिका ने मोहिनी को सब कुछ बता दिया। मोहिनी हॉस्पिटल स्टाफ पर बरसने लगी। मोहिनी ने चीखते हुए बाहर खड़ी नर्स से कहा, अरे निकालिए उस निकम्मे को, ये मेरे पति की जान ले लेगा। लेकिन सब ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहुंच चुके थे। मोहिनी ने तुरंत आन्या को फोन किया। वहीं दूसरी तरफ आन्या और ध्रुव एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। ध्रुव ने आन्या का हाथ पकड़ रखा था। ध्रुव उसे बार बार समझा रहा था। उसकी नजर आन्या की गर्दन पर थी। ध्रुव की उंगलियां अपने आप आन्या की गर्दन पर चली गईं। ध्रुव ने बड़े प्यार से कहा, बुरा मत मानो आन्या, अब इस पर्दे की कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए 5 साल इंतजार किया है, किसी से शादी नहीं की। अब बस मैं और इंतजार नहीं कर सकता और तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। ये कह ध्रुव आन्या की तरफ आगे बढ़ने लगा। आन्या समझ गई कि ध्रुव उसे किस करने की कोशिश कर रहा है। आन्या ध्रुव से बदतमीजी नहीं कर सकती थी, वो मजबूर थी। ना चाहते हुए भी आन्या ध्रुव को रोक नहीं पा रही थी, पर इस बार आन्या की किस्मत ने उसका साथ दिया। आन्या का फोन बज उठा। आन्या को ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उसने ध्रुव का हाथ हटाया और हड़बड़ाते हुए उठकर खड़ी हो गई। मोहिनी का फोन नंबर स्क्रीन पर देखकर वो खुश हो गई। उसने तुरंत फोन उठाया, लेकिन आन्या ने जो सुना वो सुनकर उसके कदम अपने आप घर से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर के अंदर विराट अब अजीब सी हरकतें करने लगा था। उसने डॉक्टर की ओर देखा, जो संजय मेहरा की ब्रेन स्कैनिंग में लगे हुए थे और सामने लगी डिजिटल स्क्रीन को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्हें स्क्रीन में किसी भी तरह की क्लॉटिंग या कोई पॉइजन कुछ भी नजर नहीं आया। विराट ने घबराते हुए पूछा, डॉक्टर, आपको कुछ मिला क्या? डॉक्टर परेशान हो विराट को समझाने लगे। विराट,
मुझे लगता है संजय मेहरा जी की डेड बॉडी को नहीं, तुम्हारे दिमाग को इलाज की जरूरत है। तुम बेवजह हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो। मोहिनी जी और आन्या को बुलाओ और उन्हें बताओ कि आन्या के पिता गुजर गए हैं। विराट ने गुस्से में कहा। आपसे कहा ना, आप बकवास मत कीजिए। संजय मेहरा की मरने की बात सुनकर विराट का दिमाग खराब हो गया। अब उसका खुद पर कंट्रोल नहीं था। उसके सिर की नसें वैसे भी फटने लगी थी। उसने तेजी से आगे बढ़कर डॉक्टर और नर्स के गले के पास की नसों को अपने दोनों हाथों से छुआ। उसके छूते ही डॉक्टर और नर्स दोनों बेहोश हो गए और विराट के कंधे से जा लगे। विराट ने बड़ी सावधानी से दोनों को जमीन पर लेटा दिया। विराट ने संजय मेहरा की बॉडी पर लगी सारी पाइप्स को निकालकर दूर हटा दिया और उसके सर पर अपना हाथ रख मंत्र बोलने लगा। एक ऐसा मंत्र जो कभी किसी ने उसे सिखाया नहीं था। वो मंत्र उसके कानों में पढ़ रहे थे। अगर इस वक्त विराट कॉन्शियस होता तो शायद उसे मंत्रों का मतलब भी समझ नहीं आता, पर वो मंत्र ऐसे पढ़ रहा था जैसे उसका बहुत बड़ा ज्ञाता हो, और मंत्र पढ़ते पढ़ते वो उनके पूरे शरीर पर अपनी उंगलियों को घुमा रहा था। विराट की आंखें चमकने लगी थीं। विराट के हाथ कुछ अलग अंदाज में घूम रहे थे। उसका चेहरा सख्त हो गया था। आंखें सिर्फ संजय मेहरा पर टिकी हुई थीं। आसपास का माहौल कुछ बदल सा गया था। मंत्रों की आवाज पूरे ऑपरेशन थिएटर में गूंज रही थी। दूसरी तरफ ध्रुव और आन्या एक साथ हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे। आन्या को रोते देख ध्रुव समझ गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है। उसने आन्या से कुछ नहीं पूछा। वो तेजी से ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल की ओर जा रहा था। उसके साथ ही आन्या भी मौजूद थी। आन्या और ध्रुव थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल पहुंच गए। वो तुरंत उस कॉरिडोर पर पहुंचे जहां आन्या की मां मोहिनी और अंशिका मौजूद थे। आन्या के आते ही अंशिका आन्या के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते हुए आन्या के सामने सारी बात रख दी। दी, विराट ने कुछ तो किया है, वरना शायद पापा की जान नहीं जाती। और अभी भी वो उन्हें जबरदस्ती ऑपरेशन थिएटर ले गया है। वो डॉक्टर पर हुक्म चला रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है। आपने उसे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है। डॉक्टर कह रहे थे कि पापा अब नहीं रहे, और उसके बाद भी उन्हें ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आन्या और ध्रुव दोनों अंशिका की बात सुनकर हैरान थे। आन्या के आंसू फिर छलकने लगे थे। वहीं ध्रुव विराट का नाम सुनते ही गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। मोहिनी ने भी ध्रुव की तरफ देखकर बड़बड़ाते हुए कहा, ये निकम्मा विराट जिंदगी का नासूर बन गया है। ना जान छोड़ता है, ना जिंदगी जीने देता है। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं इस विराट को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आन्या सबको इग्नोर करती हुई ऑपरेशन थिएटर के पास गई और खिड़की से झांककर अंदर देखने की कोशिश करने लगी। उसने दरवाजा खोलने की भी कोशिश की, पर दरवाजा अंदर से बंद था। इधर विराट का इलाज लगभग पूरा हो चुका था। संजय मेहरा होश में तो नहीं आए थे, पर वो बिना ऑक्सीजन मास्क के गहरी सांस ले रहे थे। उनके चेहरे की चमक वापस लौट आई थी। वो अब किसी डेड बॉडी की तरह नहीं, किसी सोते हुए इंसान की तरह लग रहे थे। ये देख विराट के चेहरे पर तसल्ली भरी मुस्कान छा गई। उसने बड़े प्यार से संजय मेहरा के सर को सहलाया और धीरे से कहा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसके बाद विराट ने डॉक्टर और नर्स को जमीन पर पड़े देखा और धीरे से जाकर उन दोनों के गले की उन्हीं नस पर अपनी दोनों उंगलियां रख दी। डॉक्टर और नर्स धीरे धीरे होश में आने लगे। ये देख विराट साइड में लगे चेयर पर बैठ गया। डॉक्टर और नर्स होश में आकर उठते ही खड़े हुए और आसपास नजर घुमाकर देखने लगे। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने विराट को देखकर पूछा, क्या हुआ था विराट? मेरा सिर भारी क्यों हो रहा है? कुछ नहीं डॉक्टर, आपने संजय अंकल की जान बचा ली। जान बचा ली मतलब? डॉक्टर की नजर संजय मेहरा पर गई, जो बिना ऑक्सीजन मास्क के भी लंबी लंबी और गहरी सांसें ले रहे थे। डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कान खिल गई, वहीं उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी भी हो गई। वो सभी मशीन्स को गौर से देखने लगे। सारी मशीन्स संजय मेहरा के ठीक होने की कहानी कह रहे थे। डॉक्टर ने नर्स से कहा, हमने क्या किया मुझे नहीं मालूम, पर अपने 20 साल के करियर में मैंने ऐसा मैजिक कभी नहीं देखा। डॉक्टर को खुशी के साथ साथ विराट पर शक भी हो रहा था। सच सच बताओ विराट, तुमने क्या किया? नॉर्मल हो चुके विराट ने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं डॉक्टर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सच में कुछ नहीं किया।
वो अंशिका जबरदस्ती मुझ पर इल्जाम लगा रही है। विराट की हड़बड़ाती और लड़खड़ाती आवाज देख डॉक्टर और नर्स हैरान रह गए, क्योंकि कुछ समय पहले तक विराट बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था। डॉक्टर दरवाजा खोलकर बाहर आए। उनके आते ही आन्या ने उन पर सवालों की बौछार कर दी। डॉक्टर, क्या हुआ पापा को? किस बात का ऑपरेशन? सॉरी आन्या, तुम्हें बताने का वक्त नहीं था, हमें जल्दी एक्शन लेना पड़ा। डॉक्टर, अब पापा कैसे हैं? तुम्हारे पापा खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर की बात सुनकर आन्या इतनी खुश हो गई कि डॉक्टर के गले से लग गई। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। क्या मैं पापा से मिल सकती हूँ? नहीं आन्या, अभी वो बेहोश हैं, थोड़ी देर बाद। ओके डॉक्टर। ये सब सुन मोहिनी और अंशिका भी एक दूसरे के गले लग गए। इतने में विराट ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। उसके आते ही ध्रुव ने जोर से उसके जबड़े पर एक पंच मारा। विराट जमीन पर गिर गया। विराट को भी तेज गुस्सा आया। उसके चेहरे के हाव भाव फिर से बदलने लगे। वो उठकर खड़ा हुआ और उसने इस बार ध्रुव को पलटकर जोर का एक पंच मारा और ध्रुव करीब 20 फीट आगे कॉरिडोर की आखिरी दीवार से जाकर टकराया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि मानो आंधी में कोई उड़ गया हो। किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सब हैरानी से विराट को देख रहे थे। वहीं विराट हैरानी से अपने हाथों को देख रहा था। ध्रुव के सिर से खून बहने लगा था। ये देख मोहिनी और अंशिका की चीख निकल गई। आन्या भी परेशान हो गई। मोहिनी, अंशिका और आन्या परेशान होकर तेजी से ध्रुव की तरफ गए। मोहिनी ध्रुव की हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मोहिनी ने परेशानी में ध्रुव से पूछा, ध्रुव, तुम ठीक तो हो ना बेटा? ध्रुव? ध्रुव ने मोहिनी की ओर इशारा किया, मानो कहना चाहता है वो अभी जिंदा है। ध्रुव के चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ नजर आ रही थी। ध्रुव ने आन्या का हाथ पकड़कर खड़े होने की कोशिश की। अब ध्रुव की आंखों के सामने अंधेरा भी छाने लगा था। ध्रुव को सहारा देती आन्या के हाथों में ध्रुव का खून लग गया था। खून तेजी से बह रहा था। ध्रुव बेहोश हो गया और आन्या के कंधे पर उसने अपना सर रख दिया। ये देख आन्या की चीख निकल गई। डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए, डॉक्टर। ध्रुव की यह हालत देख आन्या की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और वार्ड बॉय ने ध्रुव को सहारा दिया और उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर सीधे ऑपरेशन थिएटर की ओर ले गए। विराट अभी भी उस दरवाजे के सामने खड़ा था जिसके अंदर संजय मेहरा मौजूद थे। मोहिनी विराट को देखकर बौखला उठी। मोहिनी तेजी से चलती हुई विराट के पास गई और विराट पर बरसने लगी। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ध्रुव पर हाथ उठाने की? और तुमने मेरे पति को हाथ कैसे लगाया? मोहिनी बड़बड़ाती जा रही थी। विराट ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। विराट मोहिनी के कंधे को धक्का देता हुआ आगे बढ़ गया। विराट आन्या की ओर जा रहा था, जो खुद उसकी ओर ही आ रही थी। आन्या दूर से विराट को गौर से देख रही थी। विराट के चेहरे के हाव भाव के साथ उसका रंग रूप भी कुछ बदल सा गया था। विराट के नजदीक पहुंचकर आन्या ने धीरे से उसके चेहरे की तरफ अपनी उंगलियां बढ़ाईं और अपनी शांत आवाज में कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हें? विराट ने मुस्कुराते हुए आन्या से कहा, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। और देखो, अब संजय अंकल भी ठीक हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। विराट के मुंह से संजय मेहरा की बात सुन आन्या ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ी। इस वक्त संजय मेहरा को 2 नर्स और वार्ड बॉय स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल रहे थे। आन्या ने हड़बड़ाते हुए उन दोनों से पूछा। उसके साथ विराट भी खड़ा था। आप सब कहाँ ले जा रहे हैं पापा को? वो ठीक तो है ना? नर्स ने आन्या को तसल्ली देते हुए समझाने की कोशिश की। बिल्कुल मैम, आपके पापा ठीक हैं। बस इन्हें वापस आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। अपने पापा को देख आन्या की आंखों में आंसू आ गए। वो अपना हाथ बढ़ा उन्हें छूने लगी तो नर्स ने इशारे से आन्या को रोक दिया। नर्स ने अपनी सख्त आवाज में इंस्ट्रक्शन दिया, अभी आप इन्हें हाथ नहीं लगा सकते। 2 घंटे ये अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। विराट ने आन्या के कंधे को सहलाते हुए धीरे से कहा, वो ठीक है, अब तुम चिंता मत करो। हॉस्पिटल के एक ही कॉरिडोर से लगे चंद कमरों के बीच विराट ने आज इतना कुछ कर दिया था कि आन्या को भरोसा ही नहीं हो रहा था। जो कुछ अंशिका ने विराट को लेकर बताया और जो आन्या ने खुद अपनी आंखों से देखा, आन्या विराट को देख बड़बड़ाने लगी। तुम तो एक कॉकरोच नहीं मार पाते,
तुमने ध्रुव को इतनी जोर से पंच मार दिया, कैसे? विराट के पास आन्या की इन बातों का कोई जवाब नहीं था, पर आन्या को सुकून में देखकर विराट को खुशी हो रही थी। उसने आन्या के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और मुस्कुराने लगा। आन्या तो ध्रुव को जैसे भूल ही गई थी। मोहिनी और अंशिका उस मिनी ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़ी थी, जहां एक दूसरा डॉक्टर ध्रुव का इलाज कर रहा था। मोहिनी की नजर आन्या पर पड़ी और वो बौखला गई। तेजी से मोहिनी आन्या और विराट के पास गई। क्या कर रही हो आन्या? ये आदमी तुम्हारे पापा की जान लेने की कोशिश कर रहा था। जिसने हम पर एहसान किया, उसे भी इस निकम्मे ने घायल कर दिया। ध्रुव को होश आएगा तो क्या वो आगे हमारी मदद करेगा? और तुम इसके सामने खड़ी हो। मोहिनी की बात सुन आन्या भी परेशान हो गई। चाहे उसके पापा ठीक हो गए थे, पर अभी भी आन्या के पूरे परिवार पर कर्ज का बोझ था। मोहिनी ने आन्या का हाथ पकड़ा और अंशिका की ओर ले गई। यहां जो कुछ भी हो रहा था, उस पर किसी की नजर गड़ी हुई थी, जिससे सब अनजान थे। डॉक्टर गुप्ता के बगल में खड़ी एक लड़की बड़े गौर से विराट को देख रही थी। डॉक्टर गुप्ता की नजरें भी विराट की ओर ही थीं। उस लड़की का नाम था माया। माया की बड़ी बड़ी आंखें विराट को घूर रही थीं। उसने डॉक्टर गुप्ता की तरफ देखा और बड़ी हैरानी के साथ कहा, गुप्ता अंकल, अगर आपका पेशेंट संजय मेहरा ठीक हो सकता है तो क्या मेरे दादाजी भी ठीक हो सकते हैं? डॉक्टर गुप्ता विराट की ओर देख रहे थे। उन्होंने माया से कुछ कहा तो नहीं, पर उनकी नजरें माया से कह रही थीं कि शायद विराट ही वो शख्स है जो माया के दादाजी को ठीक कर सकता था। माया ने फिर कहा, अंकल, मैं दादाजी को खोना नहीं चाहती। हमने क्या कुछ नहीं किया। दुनिया के हर कोने से बेस्ट एक्सपर्ट और डॉक्टर को बुला लिया, हर तरह की एडवाइस ले ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। 6 साल से मेरे दादाजी कोमा में हैं। डॉक्टर गुप्ता माया को समझाने लगे। जानता हूं माया, वही सोच रहा हूं। आज संजय मेहरा के साथ जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल नहीं था। साइंस भी उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैंने खुद उन्हें डेड मान लिया था। माया ने खुश होते हुए कहा, आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे में उम्मीद की किरण जाग गई हो। बताइए, हम क्या कर सकते हैं? माया और डॉक्टर गुप्ता दोनों की नजर विराट पर टिकी हुई थी। डॉक्टर गुप्ता ने माया को सब कुछ बता दिया, पर डॉक्टर गुप्ता को कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते थे। ये तुम्हारे दादाजी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया कि आज जो कुछ भी हुआ वो किसी मैजिक से कम नहीं है, और मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। मैं इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करूंगा, फिर हम इस पर बात करेंगे। गुप्ता अंकल, आपको जो करना है कीजिए। मुझे पैसे की परवाह नहीं, मुझे परवाह है तो सिर्फ अपने दादाजी की। माया की नजर विराट पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में विराट को लेकर उम्मीदें साफ नजर आ रही थीं। वो चुपचाप उसी कॉरिडोर से चलती हुई हॉस्पिटल के बाहर जाने लगी। इधर आज की रात सबके लिए बहुत टेंशन भरी थी। मोहिनी, अंशिका और आन्या ऑपरेशन थिएटर के ठीक सामने वेटिंग एरिया में एक साथ बैठे हुए थे। मोहिनी ने परेशान होते हुए आन्या से कहा, आधा घंटा हो गया, डॉक्टर बाहर नहीं आए, कुछ बताया भी नहीं। ध्रुव ठीक तो होगा ना? आन्या मोहिनी को हिम्मत देने की कोशिश करने लगी, लेकिन मोहिनी विराट पर नाराज थी। मोहिनी ने आन्या से कहा, एक ध्रुव का ही तो सहारा था। तुम्हें पता है, रिसेप्शनिस्ट ने मुझे टोटल 20 लाख रुपए का बिल दिया है। अगर ध्रुव ठीक नहीं हुआ तो हम ये पैसे कहां से जमा करेंगे? आन्या की नजर विराट की ओर गई। अब उसे भी विराट पर गुस्सा आ रहा था। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला। सबकी सवाल भरी नजरें डॉक्टर की ओर ही थीं। डॉक्टर ने समझाते हुए कहा, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मिस्टर ध्रुव को चोट तो लगी है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। बस कुछ दिन उनका ख्याल रखना होगा, वो जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे। आन्या खुश हो गई। डॉक्टर, क्या हम ध्रुव से मिल सकते हैं? 2 घंटे बाद वो वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर मिल लीजिएगा। ये कहकर डॉक्टर वहां से निकल गए। ध्रुव के ठीक होने की बात सुनकर मोहिनी, अंशिका और आन्या भी खुश हो गए। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। चाहे आज का दिन कितना भी हेक्टिक क्यों न रहा हो, आखिरकार संजय मेहरा और ध्रुव दोनों की ओर से तसल्ली भरी खबर मिली थी। उस दिन वो लोग पूरी रात यस्त व्यस्त हॉस्पिटल में रह गए थे, मगर सब खुश थे कि तभी आन्या का फोन बज उठा। सुबह के 3 बजने वाले थे। आन्या ने हैरान होकर फोन उठाया। हेलो। फोन पर सामने वाले ने जो कुछ भी कहा, आन्या के हाथों से फोन नीचे गिर गया। उसे ऐसा लगा
जैसे मानो उसकी दुनिया लुट गई हो। वो धड़ाम से चेयर पर बैठ गई। अपना सिर पकड़ वो फूट फूट कर रोने लगी। आन्या को रोते देख अंशिका और मोहिनी दोनों हैरान रह गए। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस पूरे कॉरिडोर में आन्या के रोने की, उसकी सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। इस आवाज से विराट की भी नींद खुल गई। विराट ने देखा कि आन्या बिखर कर बच्चों की तरह रो रही थी। नींद से जागा विराट अपनी आंखों को मसलते हुए अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को दबाकर खुद को रिलैक्स करता हुआ आन्या की ओर बढ़ा। मोहिनी ने आन्या से पूछा, हुआ क्या है बेटा, क्यों रो रही हो? पापा ठीक है तुम्हारे? किसका फोन आया था? आन्या की सिसकियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तक विराट भी उसके ठीक सामने पहुंच चुका था। अंशिका ने एक बार विराट की ओर घूरते हुए देखा और अपनी बहन को समझाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ दी? बताओ तो, किसका फोन आया था? आन्या ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए मोहिनी की ओर देखकर बहुत धीरे से कहा, माँ, हमारी आखिरी फैक्ट्री बची थी जो हमें थोड़ा तो मुनाफा कमा कर दे रही थी, जिसमें कम से कम हम अपना घर चला पा रहे थे। उस फैक्ट्री में भी आग लग गई। सारा माल जलकर राख हो गया। कुछ वर्कर्स भी घायल हो चुके हैं। मोहिनी चीख पड़ी। तुम क्या कह रही हो आन्या? कोठी हाउस वाली फैक्ट्री में भी आग लग गई? कैसे कैसे हुआ ये सब कुछ? आन्या आंसू पोंछते हुए सबको समझाने लगी। पता नहीं माँ, वहाँ जाने पर पता चलेगा। अभी सिर्फ इतना पता चला है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी फैक्ट्री में आग लग गई है। मोहिनी परेशान हो गई। मोहिनी को ऐसा लगा जैसे दुख का पहाड़ उसके सर पर टूट पड़ा हो। वो भी जानती थी कि यही एक फैक्ट्री उनका आखिरी सहारा थी। मोहिनी की नजर विराट पर गई और उसका सारा गुस्सा विराट के ऊपर निकलने लगा। वो खड़ी हुई और उसने विराट के कंधे को हल्का सा धक्का देते हुए उसे कोसते हुए कहा, सब कुछ इस मनहूस की वजह से हो रहा है। और ये हीरो बना फिर रहा था। तुमने ध्रुव पर हाथ उठाया था। अब जाओ, जाकर हमारी ये समस्या सुलझा कर दिखाओ, तब समझ में आए। इस आवारा आदमी के कदम जब से हमारे घर पर पड़े हैं, हमारा पूरा घर तबाह हो गया है। आन्या इस वक्त मोहिनी की जली कटी बातें और विराट की खामोशी बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। वो उठकर खड़ी हुई। उसने अंशिका, मोहिनी और विराट की ओर देखते हुए कहा, मुझे अभी जाना होगा। देखना होगा कि फैक्ट्री की क्या हालत है, कोई उम्मीद बाकी है या नहीं। कुछ भी हो, मुझे तुरंत जाना होगा। विराट ने आन्या से कहा। आन्या रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आन्या ने विराट से कुछ नहीं कहा। वो अपना बैग उठा आगे बढ़ने लगी। विराट भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मोहिनी की नजर जाते हुए विराट को देख रही थी। मोहिनी नाराज हो रही थी, पर उसका ध्यान ध्रुव की ओर भी था, क्योंकि वो जानती थी कि इन सभी परेशानियों के बवंडर से अगर कोई उन सब को बाहर निकाल सकता है तो वो है ध्रुव, उसके अलावा कोई नहीं। मोहिनी ने नर्स से पूछा, ध्रुव कैसा है नर्स? मैडम, मिस्टर ध्रुव को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। अब आप उनसे मिल सकती हैं, वो खतरे से बाहर हैं। मोहिनी ध्रुव को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करवा रही थी। ध्रुव अभी भी नींद में था। उधर दूसरी ओर आन्या कार चलाती हुई फैक्ट्री की ओर जा रही थी। आन्या के बगल में विराट भी बैठा हुआ था। विराट आन्या से ढेर सारी बातें करना चाहता था। वो उसकी परेशानी कम करना चाहता था, उसे तसल्ली देना चाहता था, मगर आन्या के कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि विराट खामोश रहा। आज जो कुछ भी हुआ, विराट उसके बारे में सोच रहा था। कार के अंदर की खामोशी आन्या और विराट दोनों को चुभ रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने शुरुआत नहीं की। बीच बीच में आन्या कभी विराट की ओर देखती तो कभी विराट आन्या की ओर, पर दोनों खामोश रहे। आन्या और विराट फैक्ट्री के ठीक सामने पहुंचे। सामने उन्होंने जो कुछ भी देखा, देखकर उन दोनों के होश उड़ गए। पूरी फैक्ट्री आग की ऊंची ऊंची लपटों से घिरी हुई थी। स्टाफ ने फायर ब्रिगेड का बंदोबस्त कर दिया था। वो सभी आग बुझाने में लगे हुए थे। फिर भी फैक्ट्री का एक हिस्सा आग की इन लपटों को और ज्यादा बढ़ाता ही जा रहा था। आन्या की कार को देखकर एक अधेड़ उम्र का आदमी आन्या के पास आया। उसका नाम था मोहन। उसने आन्या से कहा, मैडम, पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो गई है, पूरा माल जल गया है, कुछ नहीं बचा। 2 लोगों को गहरी चोट भी आई है, वो अस्पताल में एडमिट हैं। अभी मोहन आन्या को सारी जानकारी दे ही रहा था कि हाथों में फाइल लिए कंपनी का एक सीनियर मैनेजर भी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके कदम जैसे ही आन्या के करीब आए, आन्या समझ गई कि मैनेजर भी कोई बहुत बड़ी बात उससे कहने वाला है। मैडम, कल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ आपकी मीटिंग है। उस मीटिंग में आपको प्रेजेंट रहना ही होगा।
कंपनी के सारे एम्प्लॉय आपसे बात करना चाहते हैं। हर किसी को जॉब सिक्योरिटी चाहिए। कुछ लोग काम छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। कंपनी लॉस में जा रही है। हमें बैठकर कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। आन्या के साथ साथ विराट भी ये सब कुछ सुन रहा था। विराट खामोशी से इधर उधर देख रहा था। मैनेजर ये बात कहकर चला गया। मोहन ने आन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आन्या, जानता हूं छोटी मुंह बड़ी बात, पर बेटा मैं तुम्हारे पापा का सबसे पुराना एम्प्लॉय हूं, बल्कि उनका बहुत अच्छा दोस्त भी हूं। तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। आन्या ने धीरे से कहा, बोलिए मोहन अंकल, क्या हुआ? कल सुबह ध्रुव यहाँ आया था। उसने फैक्ट्री का जायजा लिया। उसे बिजनेस की अच्छी समझ है। वो फैक्ट्री में पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार है, बल्कि सिर्फ एक फैक्ट्री में नहीं, वो तुम्हारी 5 फैक्ट्री में पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार है। आन्या समझ रही थी कि मोहन उसे क्या समझाना चाहते हैं। आन्या ने बात टालने की कोशिश की। प्लीज मोहन अंकल, पूरा घर बार बार ध्रुव की बात करता है, अब आप भी शुरू मत हो जाइए। ध्रुव की बात सुन विराट की नजर मोहन पर गड़ गई। मोहन भी विराट को कुछ खास पसंद नहीं करता था। मोहन ने एक लंबी सांस ली और आन्या से कहा, देखो बेटा, बुरा मत मानना, पर ध्रुव तुमसे सच्चा प्यार करता है और तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तुम्हारी फैक्ट्री के साथ तुम्हारा परिवार और तुम्हें संभालने की औकात किसी में है तो वो सिर्फ ध्रुव दयाल है, बाकी लोग तो बिल्कुल बेकार हैं। मोहन की आखिरी लाइन का मतलब विराट से था। ये बात वहां मौजूद हर कोई बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था। विराट को कुछ खास बुरा नहीं लगा, क्योंकि विराट को इस तरह के बिहेवियर की आदत सी हो गई थी। विराट मोहन से फैक्ट्री के बारे में कुछ पूछने ही वाला था कि आन्या चिढ़ गई। विराट, तुम कर क्या रहे हो? क्यों इधर से उधर टहलकर मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? अगर कुछ कर नहीं सकते तो जाकर कार में बैठ जाओ। आन्या ने गुस्से में कह तो दिया, लेकिन आन्या को बुरा लगा। वहीं विराट आन्या की ये बात सुनकर थोड़ा दुखी हो गया था और वो जाकर कार में बैठ गया। विराट के वहां से जाते ही आन्या ने मोहन से कहा, मैनेजर और फैक्ट्री के कुछ खास मेंबर्स को बता दीजिए, हम सब दिल्ली ऑफिस में आज सुबह 11 बजे मीटिंग करेंगे। सबकी समस्या सुनी जाएगी, सबकी प्रॉब्लम हल करने की कोशिश की जाएगी। मोहन के चेहरे पर स्माइल आ गई। आन्या जानती थी कि उसने बहुत बड़ी कमिटमेंट कर तो दी है, लेकिन वो अकेले इन परेशानियों को सुलझा नहीं सकती। आन्या ने एक बार फिर फैक्ट्री की ओर देखा, जिसकी आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन फैक्ट्री जो कभी सफेद रंग में चमकती हुई दिखाई देती थी, आज काले रंग में बदल गई थी। एक सन्नाटा छाया हुआ था। आन्या अपने पापा की बरसों की मेहनत को हवा में राख की तरह उड़ते देख दुखी हो रही थी। आन्या तेजी से कार की ओर बढ़ गई। कार में बैठते ही आन्या ने विराट से कहा, सॉरी विराट, गुस्सा आ गया था। विराट के लिए तो इतना बहुत था। वो खुश हो गया। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने एक झलक आन्या की ओर देखा, जो बहुत दुखी लग रही थी। इधर ध्रुव भी होश में आ चुका था। ध्रुव ने उठते ही सबसे पहले पूछा, मोहिनी आंटी, आन्या कहाँ है? आप और अंशिका यहाँ है, क्या आन्या को मेरी कोई परवाह नहीं? मोहिनी बात संभालना चाहती थी, मगर अंशिका ने बेवकूफी में कह दिया, वो आन्या दी विराट के साथ फैक्ट्री की ओर गई है। ये सुन ध्रुव का दिमाग खराब हो गया। उसने चीखते हुए मोहिनी से कहा, आप अभी तुरंत आन्या को हॉस्पिटल बुलाइए। मैं कुछ नहीं जानता। आज और अभी इसी वक्त सारे फैसले होकर रहेंगे, वरना मैं आप सबको बता दूंगा कि ध्रुव दयाल क्या चीज है। मोहिनी ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, ध्रुव, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। थोड़ा आराम से बोलो। डॉक्टर ने तुम्हें रिलैक्स करने को कहा है। अब ध्रुव मोहिनी से बहस करने लगा। रिलैक्स करूं? मैं रिलैक्स करूं? आपकी बेटी मुझे गोल गोल बंदर की तरह घुमा रही है। मैंने उसके कहने पर 5 लाख जमा करवाए। ध्रुव, तुम समझ नहीं रहे। आन्या कोई विराट के साथ घूमने नहीं गई है। फैक्ट्री में आग लग गई है। आन्या बस देखने गई है और कोई बात नहीं है। देखिए मोहिनी आंटी, मैं कुछ नहीं जानता। मैं उसके लिए अपने पैसे खर्च करूं और वो आज भी विराट की वाइफ का टैग लगाकर घूम रही है। आप उसे तुरंत यहाँ बुलाएं। उसे आज के आज फैसला लेना होगा। उस विराट ने मुझ पर हाथ उठाया और आन्या को बुरा भी नहीं लगा। ध्रुव अपनी नाराजगी मोहिनी और अंशिका के ऊपर निकाल ही रहा था। उसी वक्त आन्या अस्पताल पहुंच गई और उसने ध्रुव के कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही आन्या की नजर सबसे पहले ध्रुव पर पड़ी। सिर्फ नजर ही नहीं, ध्रुव की कड़वी बातें भी आन्या के कानों तक पहुंच चुकी थी। आन्या ने सब कुछ अवॉइड किया और जाकर ध्रुव के सामने खड़ी हो गई। विराट ध्रुव से मिलना नहीं चाहता था।
विराट वहीं बाहर बैठ गया। आन्या ने धीरे से ध्रुव से पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अब तुम कैसा फील कर रहे हो ध्रुव? ध्रुव अपनी भड़ास आन्या पर निकालने लगा। कैसा फील कर रहा हूँ? मुझे गुस्सा आ रहा है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही ये याद रखना कि मैं तुम्हारे उस पति विराट का नामो निशान मिटा दूंगा। देखना मैं उसके साथ क्या क्या करता हूँ। आन्या ध्रुव को समझाते हुए बोली, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। मैं विराट से बात करूंगी, वो तुमसे माफी मांग लेगा। ध्रुव आन्या की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो बड़बड़ाता जा रहा था और अपना गुस्सा निकालता जा रहा था। उसका साथ मोहिनी और अंशिका दोनों दे रहे थे। ध्रुव ठीक था, ये देखकर आन्या को तसल्ली हुई। आन्या के लिए अभी सबसे बड़ी समस्या थी उसका बिजनेस, उसकी 5 कंपनी, उसकी वो ऑफिस मीटिंग जिसके लिए उसने खुद सुबह 11 बजे का टाइम दिया था। आन्या ने ध्रुव को समझाते हुए आखिरी बार कहा, देखो ध्रुव, मैं भी बहुत परेशान हूँ। 5 फैक्ट्री में लगभग ताले लग चुके हैं। एक फैक्ट्री चल रही थी, वो भी जल गई है। ऑफिस में आज सारे बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग है। मुझे सबको जवाब देना है। बहुत से स्टाफ हड़ताल पर उतर आए हैं। बहुत से लोगों को जॉब सिक्योरिटी चाहिए। तुम हर चीज अच्छी तरह से समझते हो। मुझे घर जाना होगा, तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलना है। मैं तुमसे शाम को आकर मिलूंगी। प्लीज गुस्सा ठंडा करो और अपना ध्यान रखो। इतना कहकर आन्या ने ध्रुव के कंधे को धीरे से सहलाया और वहां से निकल गई। आन्या की इस छुअन से ध्रुव तो जैसे पिघल सा गया। पहली बार आन्या ने खुद पहल करते हुए ध्रुव को हाथ लगाया था, वरना हमेशा आन्या ध्रुव से दूर हटने की कोशिश करती रहती थी। ये देख ध्रुव के साथ साथ मोहिनी और अंशिका भी खुश हो गए। आन्या के जाते ही मोहिनी ने ध्रुव से कहा, देखा ध्रुव, आन्या कैसे तुम्हारा ख्याल रख रही थी। हाँ ध्रुव, मेरी दीदी बहुत समझदार है। वो बेवकूफी नहीं कर सकती। वो जानती है कि तुम ही उनके लिए परफेक्ट हो और तुम उनसे कितना ज्यादा प्यार भी करते हो। आन्या ध्रुव के कमरे से बाहर निकली। बाहर विराट बैठा हुआ था। विराट समझ गया कि आन्या घर जा रही है। दोनों एक साथ घर के लिए निकल गए। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही आन्या ने विराट से कहा, 11 बजे की मीटिंग है, मुझे मीटिंग में जाना है। अगर तुम साथ चाहो तो आ सकते हो। विराट ने तुरंत जवाब दिया, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। बल्कि मैं कुछ खाने को भी लाता हूँ। विराट किचन में जाकर चाय बनाने लगा और नाश्ता भी तैयार करने लगा। दूसरी तरफ वो लड़की माया डॉक्टर गुप्ता के साथ उनके चेम्बर में बैठी हुई थी। माया ने डॉक्टर गुप्ता से पूछा, अंकल, आपको उस विराट के बारे में कुछ पता चला? हाँ, वो आन्या का पति है, लेकिन आन्या के घर में उसके साथ सब नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं। वो बहुत सीधा साधा सा लड़का है। पता नहीं अचानक उसके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया। बाकी उसके बैकग्राउंड के बारे में तो कुछ भी नहीं पता लग पा रहा है। उसके पेरेंट्स कौन थे, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, जैसे वो कोई मिस्ट्री हो। माया हैरान थी, पर उसने बात बदलते हुए डॉक्टर गुप्ता से कहा, अब हम इन सभी चक्करों में पड़े रहेंगे तो वक्त यूं ही निकलता जाएगा। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि विराट ने ही संजय मेहरा को ठीक किया है। उसके पास कुछ तो है, कोई सीक्रेट या कुछ भी। मुझे मेरे दादाजी को ठीक करना है। डॉक्टर गुप्ता माया के चेहरे के हाव भाव देख रहे थे। वो माया को बचपन से जानते थे। उन्होंने माया से पूछा, तुम सोच क्या रही हो माया, तुम करना क्या चाहती हो? आप मुझे आन्या के घर का एड्रेस दीजिए, मैं विराट से खुद मिलने जाऊंगी। मैं उससे बातचीत करूंगी। डॉक्टर गुप्ता माया की बात सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने समझाते हुए कहा, तुम्हें इतना बता दूं कि वो परिवार बहुत अजीब है। संजय मेहरा की वाइफ मोहिनी से ज्यादा लालची औरत मैंने आज तक नहीं देखी। उनकी छोटी बेटी अंशिका तो सिरफेरी है, वहीं बड़ी बेटी आन्या हमेशा कंफ्यूज रहती है और अक्सर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। माया ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर को जवाब दिया, मुझे उन सबसे कोई मतलब नहीं है। मेरा काम सिर्फ विराट से है और मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगी। प्लीज आप मुझे एड्रेस दे दीजिए। डॉक्टर ने रिसेप्शन से एड्रेस निकालकर माया को दे दिया। माया वो एड्रेस लेकर अपने घर चली गई। इधर आन्या तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए रेडी थी। विराट भी अब तैयार हो चुका था। विराट ने नाश्ता चाय सब बना लिया था। आन्या आज एकदम कैजुअल लुक में थी, पर वो बहुत प्यारी लग रही थी। खुले बाल उस पर सूट कर रहे थे। उसने लाइट पिंक कलर का एक कैजुअल कुर्ता और पैजामा पहन रखा था। अभी आन्या और विराट नाश्ता कर ही रहे थे कि अचानक डोरबेल बजी। विराट ने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। ऊपर से नीचे तक जिसके कपड़े, उसकी ज्वेलरी, उसकी रईसी का गुणगान कर रहे थे। उसके पीछे 3 बाउंसर भी खड़े हुए थे। विराट उन सबको देखकर चौंक गया। वो लड़की कोई और नहीं, माया थी। माया ने विराट की ओर देखकर कहा, मिस्टर विराट, आप ही हैं ना? आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं आपको ढूंढते ढूंढते ही यहाँ तक आई हूँ। विराट कंफ्यूज था।
सॉरी, पर मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता। कैसे पहचानेंगे? इससे पहले हमारी मुलाकात जो नहीं हुई। अंदर नाश्ता करती आन्या ये सब कुछ सुन रही थी। वो हैरान हो गई क्योंकि आज तक आन्या के घर के दरवाजे पर कोई विराट को पूछते कभी नहीं आया था। आन्या भी बाहर आई और विराट से बोल पड़ी। ये कौन है विराट? सवाल विराट के लिए था, लेकिन जवाब सामने खड़ी माया ने दिया। हाय, मेरा नाम माया है, माया राजपूत। आन्या ने घर आई मेहमान से प्यार से बातचीत की। हेलो माया, कोई काम था? माया ने एक स्माइल के साथ जवाब दिया। काम था, पर आपसे नहीं, विराट जी से। अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि मोहिनी भी घर पहुंच गई। मोहिनी भी माया को देखकर हैरान थी। मोहिनी अपनी आदत से मजबूर माया पर बरसने लगी। हेलो मिस, क्या काम है? आप मेरी बेटी को तंग क्यों कर रही हैं? माया ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। मुझे आपकी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बताया ना, मैं विराट जी से मिलने आई हूँ। विराट जी? ये सुनते ही मोहिनी भड़क गई। मैंने कहा था ना, ये विराट ठीक नहीं है। तो अब बात समझ आई। विराट का इस लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। माया मोहिनी की ये बात सुनकर नाराज हो गई। एक्सक्यूज मी, क्या बकवास कर रही हैं आप? What excuse me? तुम्हारा मेरे इस निकम्मे दामाद के साथ अफेयर है, और अगर है भी तो हमें दिक्कत नहीं है। बस एक मेहरबानी कर दो, दोनों निकल जाओ यहाँ से। अभी भी विराट वैसे ही खड़ा था। विराट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं माया जिद पर अड़ी हुई थी। वो आन्या के घर के अंदर जाना चाहती थी। माया समझ रही थी कि मोहिनी के रहते ऐसा पॉसिबल नहीं है। माया ने आन्या की तरफ देखा। आन्या उसे समझदार दिखाई दे रही थी, जो खुद बड़ी हैरानी से चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। आन्या के लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल था कि कोई विराट को इतनी इंपॉर्टेंस दे सकता है, कोई विराट से मिलने आ सकता है, क्योंकि पिछले 5 सालों में आन्या ने न ही विराट का कोई दोस्त देखा था, न परिवार, न कोई और। माया ने आन्या से कहा, आन्या, आपकी माँ कुछ भी कहती जा रही है, आप उन्हें रोकती क्यों नहीं? आपकी माँ आपके पति के बारे में बात कर रही है और मुझ पर भी इल्जाम लगा रही है। आन्या मोहिनी की बातों से खुद परेशान थी। उसने माया को समझाने की कोशिश की। सॉरी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप विराट को पहले से जानती हैं? क्या आप इसके रिश्तेदार हैं? नहीं, मैंने तो विराट को कुछ समय पहले ही देखा था। बस मैं विराट को 1 हफ्ते से जानती हूँ, पर ये मुझे नहीं जानते। माया का अचानक आना और माया की ये अजीब बातें, वहीं विराट का इतना कॉन्फिडेंस देखकर आन्या अपना वो काम भूल ही गई थी, जिसके लिए वो जल्दी जल्दी से घर से निकल रही थी। मोहिनी एक बार फिर बड़बड़ाने लगी। आन्या, तू किसके मुंह लग रही है? आज तुझे विराट की सच्चाई दिख गई ना, कि ये हम सब से कहता फिरता था कि इसका कोई नहीं है, ये किसी को नहीं जानता। और ये देखो, ये लड़की आज सामने खड़ी है और इसे अपने घर पर बुला रही है। इस बात का हम क्या मतलब निकालें? विराट ड्रामा कर रहा है। ये अच्छा मौका है, इस आदमी को लात मारकर घर से बाहर निकाल दो। सब जानते थे कि मोहिनी बकवास कर रही है। मोहिनी की बातों का कोई मतलब नहीं था। तभी आन्या के फोन पर मीटिंग का रिमाइंडर बजने लगा। आन्या ने विराट की तरफ देखा और विराट से कहा, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आज मीटिंग है। ये जो भी है, अगर तुम्हारे बारे में कुछ जानती है तो इनसे पता करो। मैं कोशिश करूंगी जल्दी आ जाऊं और शाम को इनके साथ बैठकर बात करेंगे। आन्या जल्दी में थी। इतना कहकर वो जाने लगी। विराट ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, आन्या सुनो, ये कौन है? मैं इन्हें नहीं जानता। इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। शायद ये गलत पते पर आ गई हैं और गलत इंसान को ढूंढ रही हैं। मैं भी तुम्हारे साथ मीटिंग में चलता हूँ। आन्या ने इशारे से विराट को मना किया और वो ड्राइव करती हुई वहां से ऑफिस के लिए निकल गई। आन्या को जाते देख माया ने विराट से कहा, विराट, क्या मुसीबत है? यहाँ सब बेवकूफ हैं, कोई समझदार नहीं। क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे? मुझ पर यकीन करिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। माया का इशारा मोहिनी की ओर था। मोहिनी भी माया और विराट से बहस करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। माया का आना मोहिनी को जैसे अंधेरे में चिराग की तरह लग रहा था। वो माया को मोहरा बनाकर आन्या और विराट को दूर कर सकती थी। मोहिनी इस बात को लंबा खींचना चाहती थी, पर उसी वक्त ध्रुव का फोन आ गया। मोहिनी ने ध्रुव का फोन उठाया। अभी विराट माया से बात कर ही रहा था। विराट माया से उसके घर चलने का कारण पूछ रहा था। उधर ध्रुव ने मोहिनी को फोन पर कहा कि उसे मोहिनी से कुछ जरूरी बात करनी है और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है। साथ ही अपने लोगों के साथ मोहिनी के घर की तरफ आ रहा है। ये सुनते ही मोहिनी परेशान हो गई।
मोहिनी ने ध्रुव को हाँ कहकर फोन तो रख दिया, लेकिन माया और विराट अब उसे कांटे की तरह चुभ रहे थे। मोहिनी नहीं चाहती थी कि विराट और ध्रुव का आमना सामना हो और ध्रुव का दिमाग फिर से खराब हो। इस वक्त मोहिनी के लिए विराट का यहां से चले जाना ही बेहतर था और ये काम माया कर सकती थी। मोहिनी ने माया से कहा, तुम दोनों का जो भी मसला है जहाँ जाकर सुलझाना है सुलझाओ, मेरे घर से दूर हटो। मेरे घर में ये गंदगी नहीं चलेगी। मोहिनी की बात सुनकर माया को गुस्सा आ गया। एक्सक्यूज मी, आप बड़ी हैं इसलिए मैं आपका सम्मान कर रही हूँ और मैं आपके घर पर खड़ी हूँ इसलिए आपसे बदतमीजी नहीं करना चाहती, वरना मुझे आप जैसों का मुंह बंद करवाना अच्छी तरह से आता है। मैं आपके दामाद से आज पहली बार मिल रही हूँ और आप हमें इस तरह से गाली नहीं दे सकती। मोहिनी माया की बात सुनकर बिगड़ गई और उसने चिढ़ते हुए कहा, गाली दिया कहाँ है मैडम? जाओ यहाँ से, अभी मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। दिखने में तो अच्छे खासे घर की दिख रही हो, तुम्हें भी रिश्ता बनाने को विराट जैसा वाहियात आदमी ही मिला था। माया का दिमाग खराब हो गया। माया को जैसे अपने बीते दिनों की बात याद आ गई, जब कोई और उसे ऐसे ही ताना दे रहा था, उसे कोस रहा था, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा था, किसी के साथ उसके रिश्ते को नाजायज कहने की कोशिश कर रहा था। माया उस दौर में गुम नहीं होना चाहती थी क्योंकि वो यादें उसे तकलीफ देती थीं। माया ने खुद को संभालते हुए लंबी गहरी सांस ली। वो समझ गई कि मोहिनी से बात करना बेवकूफी है। माया ने विराट से कहा, विराट, ये बहुत जरूरी है, मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती, प्लीज मेरे साथ चलिए। विराट को माया के चेहरे पर एक सच्चाई दिखी। विराट भी अपने बारे में माया से सब कुछ सुनना चाहता था। वो भी जानना चाहता था कि माया कौन है और यहाँ कहाँ से आई है, क्यों आई है। विराट ने हाँ में सर हिलाया और दोनों जाने लगे। माया के एटीट्यूड से मोहिनी चिढ़ गई। मोहिनी ने नाराज होते हुए कार में बैठते ही विराट और माया से चीख कर कहा, तुम दोनों की जायज नाजायज रिश्ते पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। निकल जाओ यहाँ से और छोड़ दो मेरी बेटी का पीछा। विराट माया के साथ उसकी कार में बैठ रहा था। मोहिनी ने पीछे से आवाज देकर विराट से फिर कहा, ए निकम्मे, सुन, जब तक आन्या घर नहीं आ जाती, शाम होने से पहले तुम भी घर मत आना, समझे? शाम तक तुम घर आ भी गए तो तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। माया को ये बात बड़ी अजीब लगी। मोहिनी बार बार विराट की बेइज्जती कर रही थी और विराट चुपचाप सुन रहा था। विराट को तो इन सब चीजों की आदत सी लग गई थी। माया और विराट वहां से निकल गए। इधर आन्या भी अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि ऑफिस के बाहर वर्कर्स की भीड़ लगी हुई है। सब आन्या और उसकी कंपनी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आन्या अंदर चली गई। इधर कार में बैठे विराट ने माया से पूछा, आप मुझसे चाहती क्या हैं? ट्रीटमेंट। माया ने एक ही शब्द कहा। यह सुनकर विराट हैरान हो गया। विराट ने दोबारा पूछा, ट्रीटमेंट मतलब? माया ने एक्सप्लेन करते हुए विराट से कहा, जैसे आपने संजय मेहरा का ट्रीटमेंट किया, मुझे वही ट्रीटमेंट अपनी दादाजी के लिए चाहिए। इतना सुनते ही विराट ने गाड़ी के ऊपर जोर से अपना हाथ मारा और अपने आप माया की गाड़ी में ब्रेक लग गया। माया की गाड़ी रुक गई। विराट के चेहरे के भाव बदल गए। माया ने विराट को नाराज होते देखा तो धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या हुआ? अभी तक तो आप शांत थे, अचानक नाराज क्यों हो गए? विराट, आप ठीक तो हैं? विराट ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम संजय मेहरा की ट्रीटमेंट के बारे में क्या जानती हो? सिर्फ इतना कि आपने उन्हें ठीक किया है। क्यों, कैसे, मुझे कुछ नहीं पता, पर उसके पीछे आपका हाथ है और इस बात का प्रूफ भी मेरे पास है। इतना सुनते ही विराट किसी जख्मी शेर की तरह झपटते हुए माया के चेहरे के बिल्कुल पास आ गया। उसने अपने दोनों हाथ माया की सीट के दोनों ओर रख दिए। विराट का चेहरा माया के चेहरे के ठीक सामने था। वो अपनी अजीब सी चमकती आंखों से माया को घूर कर देख रहा था। माया जो बहुत डेयरिंग थी, वो भी विराट का ये रूप देखकर डर गई थी। माया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माया को ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बहुत बड़े खतरे में पड़ गई है। अपने दादाजी की जान बचाना तो दूर, आज उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी, क्योंकि विराट उसे किसी मॉन्स्टर से कम नहीं नजर आ रहा था। विराट की बाहों की जंजीर और कार की सीट माया को जकड़ चुकी थी। माया की कार एक सुनसान रोड पर थी, जहां दिन के उजाले में भी किसी का आना जाना नहीं था। माया ने डरते हुए आंखें बंद कर ली। इधर ऐसी ही आंखें आन्या ने भी बंद कर रखी थी। वो बोर्ड रूम में बैठी हुई थी। आन्या के सामने एक फाइल थी।
आन्या ने हिम्मत करके वापस आंखें खोली। वो फाइल के पन्ने पलटकर देख रही थी। हर एक बढ़ते पन्ने के साथ उसकी टेंशन भी बढ़ती जा रही थी। उसके चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे। बोर्ड मेंबर्स की नजरें आन्या पर टिकी हुई थी। आन्या ने एक लंबी सांस ली और सबसे कहा, मैं जानती हूँ कि हमारी सभी फैक्ट्री की हालत बहुत खराब है। बैंक लोन बढ़ता जा रहा है, बल्कि कंपनियों को बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। जो एक फैक्ट्री बची थी वो भी जलकर राख हो चुकी है। पर आप सब मुझ पर भरोसा करिए, मैं जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगी। आन्या की बात सुनकर एक बोर्ड मेंबर उठकर खड़ा हो गया और उसने चीखते हुए आन्या से कहा, आन्या जी, तसल्ली भरी बातों से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ एक्शन लेना होगा। आप किसी इन्वेस्टर को ढूंढिए जो आपकी मदद कर सके, क्योंकि लोन तो अब आपको मिलेगा नहीं। देखिए, आई एम ट्राइंग। क्या ट्राइंग? आप कुछ नहीं कर रही हैं। आप सिर्फ अपने पापा के हॉस्पिटल में व्यस्त हैं। आपने कई करोड़ उनके इलाज में लगा दिए। ठीक है, वो आपका फैमिली मैटर है, लेकिन कंपनी के प्रति भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्कर्स को 6 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। सब हड़ताल पर उतर आए हैं। प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंपनी में ताला लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। आन्या के पास कहने को शब्द नहीं थे। आन्या उठकर खड़ी हो गई। उसने सबकी ओर देखते हुए कहा, मुझे बस 10 दिन का टाइम और दे दीजिए। आन्या इतना कहकर वो फाइल अपने हाथों में लिए वहां से निकलने लगी। हड़ताल कर रहे लोगों ने आन्या को बीच में ही रोक दिया। कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड आन्या को घेर कर खड़े हो गए, पर वर्कर्स बहुत ज्यादा गुस्से में थे। इधर इतना ही गुस्सा विराट की आंखों में माया को भी दिखाई दे रहा था। माया और विराट इतने करीब थे कि माया विराट की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। विराट की आंखें और माया की आंखों के बीच कुछ 1 फीट का फैसला था। विराट माया के परफ्यूम की स्मेल महसूस कर रहा था। इस सेंसेशनल खुशबू ने उसे शांत किया। वो कुछ देर इस खुशबू को महसूस करता माया को देख रहा था, जिसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। माया को डरते देख विराट थोड़ा शांत हुआ। उसने धीरे से अपने दोनों हाथ माया की सीट से हटा दिए और खुद अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। उसने लंबी सांस खींची और माया की ओर देखकर कहा, सॉरी, पर मुझे आप सच सच बताइए, संजय मेहरा के ट्रीटमेंट के बारे में आपको कैसे पता? देखिए, डॉक्टर गुप्ता जो संजय जी का इलाज कर रहे थे वो मेरे अंकल हैं, और उनके जरिए ही मुझे पता चला कि आपने कुछ तो किया है। वो श्योर हैं कि आपका कमाल था। माया विराट से बात तो कर रही थी, लेकिन माया को अभी भी डर था कि कहीं विराट दोबारा ऐसी हरकत नहीं करे। पर माया के लिए विराट को अपने घर ले जाना भी उतना ही जरूरी था। माया ने विराट से पूछा, अगर आप अभी भी नाराज हैं तो मैं आपको अपने घर ले जाना चाहती हूँ। माया को खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी के सामने डर सकती है, क्योंकि माया को डरना नहीं आता था। उसकी परवरिश ऐसी हुई थी कि लोग उससे डरते थे। उसके पास इतने पैसे थे कि लोग उसके सामने झुकते थे, पर वो विराट के सामने झुकने लगी थी। वो विराट से रिक्वेस्ट कर रही थी। विराट को खामोश देखकर माया ने दोबारा कहा, क्या आप मेरे घर चल सकते हैं? विराट ने हाँ में सर हिलाते हुए हामी भर दी। माया कार को तेज रफ्तार के साथ अपने बंगलों की तरफ ले गई। इधर ध्रुव आन्या के घर पहुंच चुका था, जहां इस वक्त सिर्फ मोहिनी थी। ध्रुव ने मोहिनी के सामने बैठते हुए कहा, आपका वो आइडियल दामाद कहाँ है? बुलाइए विराट को। मोहिनी ने ध्रुव के पीछे नजर घुमाई। ध्रुव के पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड भी खड़े हुए थे, जिनके हाथों में गन देख मोहिनी डर गई। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, तुम चाय लोगे या कॉफी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊं? और तुम्हारे सर की चोट अब कैसी है? इतना दुलार दिखाने की जरूरत नहीं है मोहिनी आंटी, अपने दामाद को पहले बुलाइए। मुझे उससे अपना हिसाब किताब पूरा करना है। और वेयर इज आन्या? बेटा ध्रुव, आन्या और विराट एक साथ नहीं है। विराट हॉस्पिटल के उस इंसिडेंट के बाद से गायब है। वो घर भी नहीं आया। और आन्या? आन्या तो ऑफिस गई है, क्योंकि आज उसकी बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग है। तुम यकीन मानो, वो विराट घर आएगा तो मैं खुद से गोली मार दूंगी। ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जैसे वो मोहिनी पर यकीन ना करना चाहता हो। वो उठकर विराट को पूरे घर में ढूंढने लगा। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को भी इशारा किया और वो भी मोहिनी के पूरे घर की तलाशी लेने लगे। सभी विराट को ढूंढ रहे थे और मोहिनी परेशान उसके पीछे पीछे घूम रही थी। मोहिनी ध्रुव को बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि विराट यहाँ नहीं है। इतने में आन्या भी घर आ गई। आन्या जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंची, उसने देखा कि कुछ लोग ऊपर न जाने क्या कर रहे थे। आन्या की नजर मोहिनी पर पड़ी
आन्या कुछ कहती उससे पहले ही मोहिनी बोल पड़ी। ये सब उस निकम्मे बेवकूफ विराट का किया धरा है। अब ध्रुव विराट को हमारे घर में ढूंढ रहा है। तुम ही समझाओ उसे कि विराट यहाँ नहीं है। आन्या सब कुछ समझ गई। आन्या तेजी से ऊपर गई। ध्रुव आन्या के कमरे में ही विराट को ढूंढ रहा था। वो वॉशरूम का दरवाजा खोलकर झांकने की कोशिश कर रहा था। आन्या ने ध्रुव के कंधे को पीछे से छूते हुए कहा, ध्रुव, विराट यहाँ नहीं है। मेरी बात पर यकीन करो, वो घर पर नहीं है। आन्या की आवाज के साथ ध्रुव पीछे पलटा। उसने जोर से आन्या के बाजू पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया और कहने लगा, वो तो नहीं है तो तुम तो हो। तुमने देखा विराट ने हॉस्पिटल में मेरे साथ क्या किया। तुम्हें लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा? वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। और अब मैं विराट को तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें तुरंत उसे डाइवोर्स देना होगा। ध्रुव बहुत गुस्से में था। ध्रुव ने आन्या का हाथ कसकर पकड़ रखा था। ध्रुव और आन्या के बीच 1 इंच की भी दूरी नहीं थी। आन्या ने ध्रुव से चीखते हुए कहा, ध्रुव, मैं वैसे ही परेशान हूँ और तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। ध्रुव जिस विराट के बारे में पूछ रहा था वो विराट माया के साथ उसके बंगले में था। माया उसे सीढ़ियों से ऊपर ले जा रही थी। माया ने कमरे का दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही विराट ने सामने एक आदमी को बेड पर पड़े देखा। विराट को ऐसा लगा जैसे मानो उसने किसी अजीब सी चीज को देख लिया हो, जिसकी दहशत उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। पर माया को कोई फर्क नहीं पड़ा। माया भी बेड पर पड़े उसी आदमी को गौर से देख रही थी। माया और विराट दोनों कमरे के अंदर गए। किसी ने कमरे का दरवाजा बंद नहीं किया, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। विराट कुछ समझ नहीं पाया। माया पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। विराट थोड़ा डरा हुआ सा नजर आ रहा था। माया ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे समझाकर कहा, डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरे दादाजी हैं। अब कोई 10 साल से बेड पर पड़ा रहेगा तो सलमान खान तो नहीं दिख सकता ना। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे ये इंसान नहीं, कोई जानवर है। विराट ने माया से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन विराट को सामने पड़ी वो बॉडी किसी जानवर की तरह ही नजर आ रही थी। स्किन हड्डियों से चिपक सी गई थी। आंखें हल्की खुली हुई थी। चेहरे की स्किन भी हड्डियों से चिपक चुकी थी। रंग बिल्कुल सांवला पड़ गया था। बाल सफेद, नाखून लंबे लंबे नजर आ रहे थे। मुंह से लार बह रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। माया ने देखा कि विराट उसके दादाजी को अजीब सी नजरों से देख रहा है। विराट की नजर अब कमरे की तरफ थी। इतना लग्जरी कमरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। आन्या का घर भी इतना लग्जूरियस नहीं था। माया टिश्यू पेपर लेकर अपने दादाजी का चेहरा साफ कर रही थी। उसने उनके आंसुओं को अपने रुमाल से पोंछा और उनके बगल में बैठ गई। माया ने इशारे से विराट को सामने बुलाया। विराट माया के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। विराट की नजर माया के दादाजी पर गड़ी हुई थी। विराट समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उन्हें तकलीफ क्या है। दूसरी तरफ ऐसे ही आन्या की नजर भी ध्रुव पर गड़ी हुई थी। ध्रुव ने आन्या का बाजू तो छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। ध्रुव ने आन्या से कहा, आन्या, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त मैंने तुम्हारे पापा का पूरा बिल पे कर दिया है। उनके ऑपरेशन का खर्चा, उनके पेंडिंग बिल्स, सब, बल्कि 1 महीने का एडवांस रूम चार्ज भी मैंने जमा कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि शायद तुम्हारे पापा को 1 महीने और रखने की जरूरत पड़ेगी। टोटल बिल 25 लाख का था और ये हॉस्पिटल कितना महंगा है ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। देखो ध्रुव, बहुत सारा थैंक यू सो मच। तुमने मेरी मदद की, तुमने मेरे परिवार की मदद की, लेकिन अब विराट से अपना झगड़ा भूल जाओ। मैं उसे समझाऊंगी, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। आन्या की बात सुनकर ध्रुव नाराज हो गया। ध्रुव ने नाराज होते हुए आन्या से कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन का वक्त है। 5 दिन के अंदर तुम मुझे डाइवोर्स पेपर लाकर दिखाओगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी एक कंपनी मैं बचा लूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें मुझे 25 लाख रुपए वापस करने होंगे। आन्या खामोश रही। मोहिनी दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। मोहिनी से बर्दाश्त नहीं हुआ। मोहिनी कमरे के अंदर आ गई। ध्रुव बेटा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 दिन के अंदर आन्या विराट को डिवोर्स दे देगी।
हम उस निकम्मे को घर से बाहर भी निकाल देंगे। फिर तुम्हारी और आन्या की शादी धूमधाम से होगी। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। आन्या आंखें चौड़ी कर अपनी माँ और ध्रुव को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो वॉशरूम चली गई और वॉशरूम में मिरर के सामने खड़े होकर जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने मुंह पर अपने दोनों हाथ रख लिए ताकि बाहर आवाज न जाए। आन्या टूट सी गई थी। वो विराट को डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी और विराट को डाइवोर्स देने से ज्यादा वो ध्रुव से शादी नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ माया और विराट अभी भी उसके दादाजी के सामने खड़े थे। वो कमरा बहुत ज्यादा लग्जूरियस था। सजावट के बीच सारी जरूरी मेडिसिन, बड़ी से बड़ी मशीन उस कमरे में मौजूद थी। दादाजी के शरीर पर सैकड़ों पाइप्स लगे हुए थे। वो जीते जागते लाश के समान थे। बस उनकी धीमी चलती सांसों को बहुत करीब से महसूस किया जा सकता था। विराट उन्हें बड़े गौर से देख रहा था। माया ने विराट से कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे दादाजी कुछ कह नहीं सकते, आंखें खोलकर हमें देख नहीं सकते, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी बातें सुनते हैं और हमारी प्रेजेंस को महसूस भी करते हैं। इसीलिए मैं उनके सामने कोई भी बात नहीं करना चाहती। क्या हम बाहर चलें? विराट ने हां में सर हिला दिया। विराट ने एक बार फिर उस लग्जरी कमरे को देखा और माया के साथ बाहर निकल गया। बाहर निकलते हुए विराट ने माया से पूछा, जब हम अंदर आए थे, मैंने या तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था। दरवाजा अपने आप इतनी जोर से कैसे बंद हुआ? मैंने दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, वो खुल नहीं रहा था। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑटोमेटिक डोर सेंसर से लॉक हो जाता है। अब वो दोनों सीढ़ियां उतर रहे थे। एक स्टेप सीढ़ियां उतरने के बाद माया ने विराट को लेफ्ट साइड की ओर इशारा किया, जहां एक बड़ी सी बालकनी थी। विराट माया के पूरे घर को गौर से देख रहा था, जो घर कम और एक राजमहल ज्यादा था। हर एक कोना खूबसूरती से सजाया गया था। हर चीज माया के परिवार की रहीसी का बखान चीख चीख कर रही थी। अंदर आते वक्त विराट ने इस घर की ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि तब उसका ध्यान सिर्फ माया पर था। लेकिन अब घर की हर एक चीज को बारीकी से देखता विराट जैसे घर की खूबसूरती में खो सा गया था। इतना बड़ा बंगला शायद शहर में दूसरा कोई नहीं था। माया ने उसे बैठने को कहा। लग्जरी सोफे पर माया और विराट दोनों बैठ गए। माया ने उन दोनों के लिए कॉफी मंगवाई। थोड़ी देर बाद कॉफी आ गई। दोनों आराम से कॉफी पीने लगे। विराट ने माया से पूछा, आपके दादाजी की कंडीशन मैंने देख ली है, अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? माया ने एक अजीब सी स्माइल के साथ विराट को जवाब दिया। उसकी ये मुस्कुराहट विराट के लिए ताना थी, जैसे विराट जानबूझकर सवाल पूछ रहा है, जबकि माया क्या चाहती है उसका जवाब उसे खुद ब खुद पता है। माया ने विराट से कहा, 5 साल से बेहोश पड़े संजय मेहरा को आपने होश में ला दिया, तो 10 साल से बेहोश पड़े मेरे दादाजी को भी होश में लाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दादाजी को पूरी तरह से ठीक कर दो। कैसे भी मुझे नहीं पता। जो टेक्निक आपने संजय मेहरा के लिए इस्तेमाल की, वही टेक्निक आपको मेरे दादाजी के लिए इस्तेमाल करनी है। मुझे मेरे दादाजी ठीक ठाक सही सलामत वापस चाहिए, बस। विराट ने कुछ सोचते हुए कहा, और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जो आप चाहें। 100 करोड़। 100 करोड़? क्या करेंगे आप 100 करोड़ का? वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप मुझे 100 करोड़ दे सकती हैं? तो मैं आपके दादाजी को ठीक कर दूंगा। 110 करोड़ ले लेना, पर मेरे दादाजी के ठीक होने पर। आप मुकर गई तो? अगर मेरे दादाजी ने अपनी आंखें खोल ली, अपनी उंगलियां हिला दी, तो आधे पैसे मैं आपको पहले ही दे दूंगी, आधा काम पूरा होने के बाद। ठीक है। इतना कहकर विराट उठकर जाने लगा। माया ने दोबारा पूछा, शुरुआत कब से करेंगे? कल से मैं रात आपके घर आ जाऊंगा। विराट सीढ़ियां उतर नीचे जा रहा था। उसका ध्यान एक बड़े से झूमर पर गया। झूमर के बाद एक सफेद दीवार की तरफ जैसे ही विराट का ध्यान गया, अचानक उसके सर में तेज झंझनाहट होने लगी। अंदर ही अंदर उसकी नसें तड़कने लगी। गले के पीछे दर्द महसूस होने लगा। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वो खड़ा तो माया के घर में था, लेकिन मानो किसी फ्लैशबैक में खोता जा रहा था। वो अपने ही किसी बीते पल को याद कर रहा था, जहां ऐसे ही एक आलीशान बंगले में विराट खड़ा हुआ था।
विराट अपने 5 साल पहले की जिंदगी को याद कर रहा था। माया के इस बंगले ने विराट की यादों को ताजा करना शुरू कर दिया था। दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग थी। उस पेंटिंग में बने घोड़े के साथ उस पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी की तस्वीर देख विराट को एक बुजुर्ग आदमी का चेहरा याद आने लगा। तस्वीर में भले ही उस बुजुर्ग आदमी के सिर्फ सफेद बाल और पीठ दिखाई दे रहा था, पर विराट को अपनी आंखों के सामने एक बुजुर्ग आदमी का चेहरा भी नजर आने लगा, जो उसके सर पर हाथ फेर रहा था। उस चेहरे को याद करते ही विराट का ध्यान सीढ़ियों से हट गया और वो फिसल कर सीढ़ियों से गिरने लगा। सीढ़ियों पर लुढ़कते विराट को देख माया की चीख निकल गई। विराट, सीढ़ियों से नीचे पहुंचते ही विराट ने अपना सर पकड़ लिया। माया तेजी से नीचे आई और उसने विराट को सहारा दिया। इस आवाज के साथ माया के घर के दर्जनों नौकर भी बाहर आ गए। सब विराट को उठाने में लग गए थे। विराट ने दोनों हाथ ऊपर कर सबको इशारा किया, मानो कहना चाहता हो कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी माया उसके करीब आकर उसे सहारा देने की कोशिश कर रही थी। विराट ने माया का हाथ पकड़ा और धीरे से उठकर खड़ा हो गया। माया ने विराट का कंधा अपने हाथ में ले लिया और उसे सोफे तक ले गई। विराट सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने सीढ़ियों की ओर देखा। उसे वो तस्वीर फिर नजर आई। विराट का सिर चकराने लगा। विराट ने तस्वीर से अपनी नजर हटा ली। माया विराट के बगल में जाकर बैठ गई। माया को विराट की चिंता हो रही थी। माया ने विराट से पूछा, क्या हो गया था तुम्हें? अचानक गिर कैसे गए? तुम ठीक तो हो? विराट ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, शायद थोड़ी सी मोच आई है। माया ने देखा कि विराट के दाहिनी आंख के ऊपर छोटा सा कट भी लगा है, जिसमें से हल्का सा खून बह रहा है। माया के हाथ अपने आप विराट के सर के पास चले गए। उसने विराट के बालों को हटाते हुए चोट को गौर से देखना शुरू किया। विराट कुछ देर तक माया को ऐसा करते देखता रहा। फिर विराट ने माया का हाथ धीरे से अपने सिर से दूर किया और माया से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चिंता मत करो, ये चोट भी ठीक हो जाएगी। माया विराट के ठीक सामने जाकर बैठ गई। कुछ देर वो बिल्कुल खामोश थी। वो विराट को गौर से देख रही थी। माया के दर्जनों नौकर अभी भी वहीं पर खड़े हुए थे। माया ने उन सब को इशारा किया तो वो वहां से चले गए। आखिरी नौकर जाते वक्त एक गिलास पानी विराट को देकर गया। विराट ने पानी पिया और माया से कहा, कुछ नहीं हुआ है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मेरा पैर फिसल गया था। माया हंसने लगी। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको अपने दादाजी के इलाज के लिए लाई थी, पर लगता है आप खुद पेशेंट बनने को तैयार हैं। विराट को भी हंसी आ गई। विराट ने हंसते हुए माया को जवाब दिया, हाँ, अब आप हैं ही इतने पैसे वाली कि पूरा हॉस्पिटल अपने घर में ला सकती हैं। फिर ऐसे घर में किसी को चिंता करने की क्या जरूरत है। दोनों इस बात पर खिलखिलाकर हंसने लगे। माया ने विराट से कहा, चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। विराट और माया कार में बैठ गए। हवा की रफ्तार के साथ माया ने ड्राइव करना शुरू किया। विराट के दिमाग में माया और उसके परिवार को लेकर कुछ सवाल घूम रहे थे, जो वो माया से पूछना चाहता था। उसने धीरे से पूछा, आपके पास पैसे की तो कमी है नहीं, फिर आप अपने दादाजी को विदेश क्यों नहीं ले गईं? वहां उनका अच्छे से इलाज हो सकता था। माया ने विराट की ओर देखकर जवाब दिया, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, न जाने कहां कहां ले गए। बाहर से डॉक्टर की टीम भी बुलाई, इवन रिसर्च टीम को पैसे भी दिए ताकि वो कुछ नया खोज सके। हमने क्या कुछ नहीं किया, कई करोड़ बर्बाद कर दिए। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते जितना मैं दादाजी को लेकर परेशान हुई हूँ, पर फिर भी दादाजी ठीक नहीं हुए। मैं, मेरे पापा और मेरे चाचा, हम तीनों दादाजी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और मैं कितना प्यार करती हूँ इसका भी अंदाजा आपके लिए लगाना बहुत मुश्किल है। ये कहते हुए माया की आंखें गीली हो रही थीं, पर वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। विराट भी सब कुछ समझ रहा था। माया ने खुद को संभालते हुए दोबारा कहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब आप इनका इलाज करें, क्योंकि हम हर तरह से थक चुके हैं और मैं उन्हें ऐसे कोमा में पड़े नहीं देख सकती। विराट माया की पर्सनालिटी देखकर हैरान था। माया दूसरों से कम बात करती थी, पर विराट से अच्छी तरह से बात कर रही थी। लेकिन कभी कभी वो अपने एटीट्यूड में आ जाती थी। देखने में बहुत खूबसूरत माया अपनी सेल्फ इमेज को लेकर भी पूरी तरह से अवेयर थी।
विराट ने दूसरा सवाल पूछा। पर उन्हें हुआ क्या था? कोई बीमारी या कुछ और? माया कंफ्यूज सी हो गई और बिना विराट की ओर देखे ही उसने जवाब दिया। पता नहीं, समझ नहीं आया। वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। अचानक से उन्हें कमजोरी महसूस हुई और फिर वो बेहोश हो गए और फिर कभी होश में नहीं आए। पर बेहोश होने से पहले दादाजी अपने पैरों पर चल फिर रहे थे, हमसे बातचीत कर रहे थे, अपना सारा काम खुद कर रहे थे। मेरे दादाजी बहुत स्ट्रांग थे। माया की बात सुनकर विराट ने कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिलाया। अब तक वो दोनों आन्या के घर पहुंच चुके थे। ध्रुव घर से जा चुका था। उदास आन्या खिड़की में खड़ी अपनी किस्मत को कोस रही थी। खिड़की से आई ठंडी हवा भी उसे सुकून देने के बजाय बेचैन कर रही थी। उसने देखा कि चौकीदार गेट खोल रहा है। माया की गाड़ी अंदर आई। माया की गाड़ी से विराट नीचे उतरा। आन्या माया और विराट दोनों को साफ देख सकती थी। नीचे दरवाजे पर खड़ी मोहिनी ने भी माया और विराट को देख लिया था। मोहिनी के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे थे। आन्या ने देखा विराट और माया एक दूसरे से मुस्कुराकर बात कर रहे थे। कार से बाहर निकलते ही माया ने विराट से कहा, आपने मुझे दादाजी को लेकर एक उम्मीद दी है। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है जैसे अपना फेवरेट म्यूजिक लगाकर जमकर डांस करूं। इतना कहते ही माया ने विराट को गले से लगा लिया और कहा, आप नहीं जानते, अगर आपने मेरे दादाजी को ठीक कर दिया तो मुझ पर कितना बड़ा एहसान करेंगे। विराट चुपचाप खड़ा था। विराट ने भी जवाब दिया, बदले में आप पैसे दे रही हैं, फिर कैसा एहसान? विराट से दूर हट कार में बैठती हुई माया ने विराट की ओर मुस्कुरा कर देखा और यू टर्न ले वहां से निकल गई। माया के जाते ही विराट ने जैसे ही घर पर कदम रखा, मोहिनी विराट पर बरसने लगी। कराया मुंह काला, मुझे तो लगता है ये कई सालों से चल रहा है तुम्हारा। अगर ऐसा है तो मेरी बेटी को छोड़ क्यों नहीं देता? हमारे घर में मनहूसियत लाकर रखी है। तुम इस रईस जादी के साथ आवारागर्दी करो और अब हमारा पीछा छोड़ दो। मोहिनी विराट पर बरस रही थी। विराट चुपचाप अपने कमरे की ओर जा रहा था। आन्या भी अभी खिड़की के पास ही खड़ी थी। मोहिनी की आवाज आन्या के कानों पर पड़ रही थी। वो इरिटेट हो रही थी पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। विराट मोहिनी को इग्नोर करता हुआ ऊपर जा रहा था। मोहिनी भी गुस्से में उसके पीछे पीछे जाने लगी। विराट अभी आन्या के कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर उसने दरवाजा खोला ही था कि मोहिनी ने पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे खींचते हुए उसका चेहरा अपनी ओर किया। वाहियात बेशर्म आदमी, उस लड़की से तेरा अफेयर है, फिर भी तू मेरी बेटी को तंग करने आ गया। तुझे शर्म नहीं आती? इस बार आन्या मोहिनी और विराट की तरफ पलटी और मोहिनी ने चीखते हुए कहा, देख, ध्रुव हमारी मदद कर रहा है मगर तुम बोझ बनकर हमारे सर पर बैठे हो। तुम क्यों नहीं हम लोगों को छोड़कर कहीं दूर चले जाते हो ताकि हमारी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आए। खैर, अब मैं समझ गई, तुम उस रईस जाति के पीछे पैसों के लिए पड़े हुए होगे और वो तुम्हें उस पैसे के बदले सर्विस देती होगी। तू कैसा नीच आदमी है तू। ऐसे नीच और घटिया आदमी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मेरी बेटी को तलाक दे दो और निकल जाओ यहाँ से। हमें ध्रुव की मदद की जरूरत है, ध्रुव के पैसे की जरूरत है और अब हम मोहिनी जबरदस्ती विराट से पेपर साइन करवा रही थी। विराट की आंखों में आंसू आ गए। आंसू डाइवोर्स पेपर को भी भिगा रहे थे। विराट की आंखों में आंसू देखकर मोहिनी ने चीखकर उससे कहा, कायरों की तरह रोने की जरूरत नहीं है। साइन करो और निकलो यहाँ से। हम सब की जिंदगी जहन्नुम बना दी है तूने। अरे तेरे जैसे आदमी के साथ मैं अपनी बेटी को नर्क में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मोहिनी ने जब साइन करवाने के लिए विराट का हाथ पकड़ा तो विराट ने मोहिनी का हाथ झटक दिया और टेबल से दूर हो गया। उसने पेन भी जोर से टेबल पर पटक दिया। वो तेजी से आन्या की ओर बढ़ा। विराट ने अपने दोनों हाथ आन्या के गालों पर रख दिए और उससे प्यार से कहने लगा, तुम्हारी जो भी परेशानी है मैं सब हल कर दूंगा आन्या। मोहिनी आंटी से कहो वो हमारे बीच में ना बोलें, उन्हें बोलने का कोई हक नहीं। मोहिनी के कानों में अभी भी ध्रुव की बात गूंज रही थी। वो किसी भी हालत में विराट से डाइवोर्स पेपर साइन करवाना चाहती थी। मोहिनी को तेज गुस्सा आया तो मोहिनी ने एक बार फिर विराट का कॉलर पकड़ा और विराट के गालों पर एक जोर का थप्पड़ मार दिया।
थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा कि उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। आन्या ये देख हैरान रह गई। आन्या को मोहिनी से ये उम्मीद नहीं थी। विराट ने भी कम से कम इस बदतमीजी की उम्मीद तो नहीं की थी। विराट गुस्से में बौखला उठा। उसके दिमाग की नसें तड़कने लगी, उसके चेहरे के भाव बदलने लगे, उसकी आंखें वापस चमकने लगी। मोहिनी अभी पीछे से चीखती जा रही थी और विराट आन्या की ओर देख रहा था। आन्या विराट के बदलते हुए चेहरे को गौर से देख रही थी। जल्दी साइन कर और अपना सामान पैक कर, निकल जाओ यहाँ से। आन्या जहां विराट के बदलते हाव भाव देख हैरान थी, विराट के चेहरे पर एक तेज दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें चमकने लगी थी, उसकी सारी कमजोरी कहीं दूर भाग गई थी। वहीं मोहिनी गुस्से से बौखलाई वापस उसकी ओर बढ़ने लगी। मोहिनी ने एक बार फिर विराट के कॉलर को हाथ लगाया तो विराट गुस्से में पागल हो गया। उसने मोहिनी को धक्का दिया, जिससे मोहिनी 2 कदम पीछे हट गई। मोहिनी और आन्या दोनों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि विराट इतना गुस्सा भी कर सकता है। 5 साल में उसने कभी मोहिनी को पलटकर जवाब तक नहीं दिया था। धक्का देना तो बहुत दूर की बात थी। विराट ने चीखते हुए मोहिनी से कहा, कितने पैसों के लिए आप अपनी बेटी को ध्रुव के साथ बांधना चाहती हैं? कितने पैसे में आप अपनी बेटी को ध्रुव के हाथों बेचना चाहती हैं? मोहिनी और आन्या दोनों को विराट की ये बात बहुत बुरी लगी। आन्या ने गुस्से में बोला, कि क्या बकवास कर रहे हो विराट? मैं बकवास कर रहा हूँ कि तुम्हारी माँ? इस बार मोहिनी के बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी थी। मोहिनी आगे आई और आन्या से बहस कर रहे विराट का कॉलर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। ध्रुव ने सिर्फ 5 दिन का टाइम दिया है। हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते। तुम्हें किसी भी तरह से पेपर साइन करना ही होगा। गुस्से में पागल विराट ने मोहिनी के हाथों की ओर देखा और उसके हाथ विराट के कॉलर को जकड़े हुए थे। विराट ने मोहिनी को इस बार जोर से धक्का दिया, इतनी जोर से कि मोहिनी जमीन पर जा गिरी। विराट मोहिनी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। चुटकी बजाते हुए विराट ने मोहिनी को चैलेंज करते हुए कहा, आपको पैसे चाहिए ना? सब कुछ आप पैसे के लिए तो कर रही हैं। आन्या की मर्जी से कोई मतलब नहीं है आपको। कितने पैसे चाहिए बोलिए, मैं देता हूँ। इस बात पर मोहिनी जैसे पागलों की तरह हंसने लगी। हंसते हुए वो उठकर खड़ी हो गई। आन्या ये सब देख परेशान हो रही थी। आन्या अपनी माँ और विराट को देखकर हैरान थी। विराट की हरकतों ने जैसे आन्या को बेजुबान बना दिया था। वो सिर्फ विराट को देखती जा रही थी। मोहिनी उठकर खड़ी हुई और ठहाके लगाकर हंसने लगी। मोहिनी ने कहा, मेरी बेटी अब तेरे साथ नहीं रहेगी। तू क्या पैसे ला कर देगा, भिखारी? घर के लिए सब्जियां भी तो हमसे पैसे मांग कर लाता है। इस बार विराट ने मोहिनी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर धक्का दे दिया। विराट ने मोहिनी से कहा, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। मुझे सिर्फ 5 दिन की मोहलत दे दीजिए। 5 दिन में अगर मैंने पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो बिना आपसे कुछ कहे इन पेपर्स पर साइन करके मैं आप सबकी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। फिर कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। लेकिन 5 दिनों तक मेरे मुंह मत लगना, वरना मैं आपकी जान ले लूंगा। ये कहते हुए विराट ने जोर से दरवाजा मोहिनी के मुंह पर बंद कर दिया। मोहिनी को यकीन ही नहीं हुआ कि विराट ऐसा कुछ भी कर सकता है। वहीं आन्या उस कमरे के अंदर ही रह गई, जबकि उसकी मां मोहिनी कमरे से बाहर हो गई। विराट गुस्सा संभालते हुए सोफे पर बैठ गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। आन्या अभी भी वहीं खड़ी विराट को हैरानी से देख रही थी। उसकी चौड़ी आंखें विराट पर ही गड़ी हुई थी। आज विराट को आन्या पर भी गुस्सा आ रहा था। विराट ने अपना गुस्सा संभालने की कोशिश तो की, लेकिन संभाल नहीं पाया। वो तेजी से आन्या की ओर बढ़ा। अपनी ओर आते विराट को देख आन्या पहले तो थोड़ा डर गई। विराट ने उसके दोनों कंधों को कसकर जकड़ लिया और आन्या को घूरते हुए कहा, तुमने मुझसे बात किए बिना डिवोर्स पेपर मंगवा लिया और साइन भी कर दिया। क्या तुम वाकई मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो आन्या? आन्या को भी गुस्सा आ गया। आज विराट की बदतमीजी वैसे भी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। आन्या ने विराट के दोनों हाथों को अपने कंधे से दूर किया और विराट से कहा, चाहने और ना चाहने से क्या होता है विराट? पापा के हॉस्पिटल का खर्चा, फैक्ट्री डूब रही है, हमें हमारी चाहत की नहीं पैसों की जरूरत है। तुमने माँ से तो कह दिया, पर कहाँ से लाओगे पैसे? हमें 25 करोड़ की सख्त जरूरत है और तुम्हारी जेब में 500 भी नहीं होगा। आन्या की बात सुनकर विराट हंसने लगा और वो पागलों की तरह कमरे की छत की तरफ देख गोल गोल घूमने लगा। फिर अचानक आन्या के सामने रुककर उसने आन्या के गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहा,
वादा है तुमसे, 5 दिन और 50 करोड़ तुम्हारे हाथ में होंगे। अगर नहीं ला पाया तो तुम अपनी गन से मुझे 5 गोली मार देना। मैं दोबारा तुम्हें नजर नहीं आऊंगा, लेकिन मैं इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा, इतना याद रखना। ये कहते ही विराट की आंखों में आंसू आ गए। विराट कमरे से बाहर जाने लगा। विराट कमरे का दरवाजा खोलने ही वाला था कि आन्या ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछने लगी, तुम्हारे पास 50 करोड़ कहाँ से आएंगे? ये वक्त बातें बनाने और बेवकूफ बनाने का नहीं है विराट। फिर अचानक आन्या को माया की याद आ गई। आन्या ने माया और विराट को गले लगते देखा था। उसे मोहिनी की बातें अब सच लगने लगी थी। गुस्से में बौखलाई आन्या ने विराट को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, तो आज इतना तेवर उस माया की वजह से है। उसके पास पैसे की कमी नहीं है। तुम कहीं उसके साथ, तुम्हारा उससे अफेयर तो नहीं? आन्या के मुंह से यह बात सुनना विराट को बहुत बुरा लगा। विराट ने कमरे का दरवाजा खोला और कमरे से बाहर आ गया। सामने मोहिनी दरवाजे से कान लगाए विराट और आन्या की बात सुनने की कोशिश कर रही थी। मोहिनी को देखते ही विराट ने धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मोहिनी आन्या के कंधे से जा लगी। गुस्से में विराट सीढ़ियां उतरते जा रहा था। मोहिनी और आन्या की नजर विराट पर टिकी हुई थी। अभी विराट घर से बाहर निकल भी नहीं पाया था कि अचानक से घर का मेन दरवाजा धड़ाम से खुला और ध्रुव अंदर आया। ध्रुव के पीछे 10 बाउंसर थे, काली टी शर्ट और जींस में खड़े 10 हट्टे कट्टे आदमी, जिनके हाथों में गन भी थी। विराट उन्हें घूरता हुआ देख रहा था। उसमें से एक बाउंसर ने विराट को तेजी से उठाकर फर्श पर पटक दिया, जिसे देखकर आन्या की चीख निकल गई। विराट! विराट के सर पर जबरदस्त चोट लगी थी। बाउंसर ने अपनी मुट्ठी बांध विराट को एक तेज घूंसा मारा। विराट कुछ पल को हैरान सब कुछ देखता रहा। विराट के मुंह से खून की पतली सी धार बहने लगी। विराट बौखला उठा। एक बार फिर उसके सर की नसें तड़कने लगी, आंखें चमकने लगी। उसने तेजी से पलटकर जवाब दिया और एक पंच उस बाउंसर को मारा। वो बाउंसर जो अब तक विराट के सामने गुस्से में खड़ा था, विराट के एक पंच से नीचे जमीन पर गिर गया। विराट को वापस खड़े होने में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगा। मोहिनी, आन्या और ध्रुव जो दूर से ही विराट को देख रहे थे, उन्हें तो ऐसा लगा मानो हवा में उड़ते हुए विराट अपने पैरों पर खड़ा हो गया हो। 6 के 6 बाउंसर्स ने विराट को घेर लिया। वहीं ध्रुव के हाथ में गन थी। मोहिनी और आन्या की तो जान निकल रही थी, लेकिन विराट को जरा भी डर नहीं लगा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही विराट ने उन 6 बाउंसर से लड़ना शुरू किया। विराट उन सबको हवा में ऐसे उछालते जा रहा था जैसे मानो सभी खोखली लकड़ी के पुतले हों। जमीन पर गिरते ही उन बाउंसर्स की हालत खराब हो गई। विराट ने किसी को घूंसा मारा, तो किसी को लात, तो किसी का सर डाइनिंग टेबल की कांच पर पटक दिया। पूरे घर की हालत इस झगड़े की वजह से खराब हो गई थी। ध्रुव ने देखा कि उसके सभी आदमी विराट के सामने कमजोर पड़ रहे थे। ध्रुव की हैरानी तो 7वें आसमान पर थी। ध्रुव विराट को एक कमजोर, बुज़दिल और फट्टू से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। वही विराट आज उसके आदमियों को पटक पटक कर मार रहा था। ध्रुव ने अपनी गन निकाली और पीछे से विराट के सर पर तान दी। ये देख आन्या और मोहिनी घबरा गईं। आन्या दौड़ती हुई सीढ़ियों से उतरकर ध्रुव और विराट के करीब जाने लगी। बाउंसर जमीन पर पड़े हुए थे। मोहिनी भी पीछे पीछे सीढ़ियां उतरने लगी। विराट को ध्रुव की गन देखकर भी डर नहीं लगा। ध्रुव विराट के सिर पर रिवॉल्वर ताने हुआ था, मगर विराट ने गन उछालते हुए उसकी गन छीन ली। विराट अब ध्रुव के पीछे था और विराट के हाथ में ध्रुव की गन थी। विराट ने वो गन ध्रुव पर तान रखी थी। आन्या बीच में जाकर खड़ी हो गई। आन्या ने विराट से चीखते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम विराट? पागल हो गए हो? विराट घूरते हुए आन्या को देख रहा था। विराट मानो इस वक्त दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया था। उसके दिमाग पर उसका काबू नहीं था। वो ध्रुव को जान से मार डालना चाहता था। उसे डाइवोर्स पेपर और ध्रुव की पुरानी सारी बदतमीजी याद आ रही थी। ध्रुव अब तक विराट की ओर मुड़ चुका था। विराट के हाथों में गन देखकर ध्रुव ने अपने हाथ ऊपर खड़े कर दिए। इस बीच एक बाउंसर उठ खड़ा हुआ और उसने विराट को मारने की कोशिश की, मगर विराट ने बाजू में पड़ी चेयर उठाकर उसके सिर पर फोड़ दी। लकड़ी की चेयर टुकड़े टुकड़े में बदल गई। बाउंसर के सर से खून की धार बहने लगी। वो जमीन पर गिर गया। उसे देख ध्रुव का डर और ज्यादा बढ़ गया, पर ध्रुव डर जाहिर नहीं करना चाहता था। उसने आन्या को देखकर चीखते हुए कहा,
देखा आन्या, मेरे किए एहसान का तुम्हारा ये निकम्मा पति कैसे बदला चुका रहा है। ये मुझ पर गन ताने हुए खड़ा है। ध्रुव की बात सुन मोहिनी भी चीखने लगी। वाहियात और घटिया तो ये था ही, अब आवारा भी बन चुका है। रोड साइड लोफर की तरह लड़ने लगा है। तुम्हें हो क्या गया है? सूखे नशे करने लगे हो क्या? बाहर निकल जाओ मेरे घर से। विराट की गन अभी ध्रुव की ओर थी। आन्या के कहने के बावजूद भी विराट ने गन नीचे नहीं की। आन्या ध्रुव और विराट के ठीक बीचों बीच खड़ी हो गई। विराट की गन अब आन्या के सर के ठीक सामने थी। आन्या ने गुस्से में विराट से कहा, तुम्हें जान लेनी है तो मेरी जान ले लो। चलाओ गोली। तुम्हें हो क्या गया विराट? तुम करना क्या चाहते हो? आन्या की बात सुन गुस्से में बौखलाए विराट ने गन आन्या के हाथों में थमा दी और ध्रुव को जोर का धक्का देकर दरवाजा झटकते हुए वो घर से बाहर निकल गया। आन्या के घर के बाहर लंबे चौड़े गार्डन में तेजी से चलते हुए विराट ने मेन गेट भी जोर से खोला और जोर से बंद करते हुए वहां से निकल गया। ये आवाज अंदर तक आई। विराट पैदल ही घर से बाहर निकल गया। विराट ने किसी से कुछ नहीं कहा। ध्रुव विराट को जाता हुआ देख रहा था। बाउंसर हांफते हुए उठकर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। ध्रुव के इशारे पर वो सभी घर से बाहर निकल गए और कार के पास जमा होकर खड़े हो गए। आन्या ने ध्रुव से चीखते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है ध्रुव? मेरे घर पर तुम गुंडे लेकर आए हो। मैंने तुमसे 5 दिन का वक्त मांगा था ना। तुम्हें जरा भी पेशेंस नहीं है। ध्रुव ने भी आन्या पर बरसते हुए कहा, तुम क्या समझती हो? विराट ने हॉस्पिटल में मेरे साथ जो बदतमीजी की, मुझ पर हाथ उठाया, क्या मैं उसका बदला नहीं लूंगा? आन्या हंसने लगी। आन्या ने ताना देते हुए ध्रुव को कहा, तो ले लिया तुमने बदला, कर ली अपनी मुराद पूरी। मेरे घर को सर्कस मत बनाओ ध्रुव। आन्या की बात सुनकर ध्रुव ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारे इस पति में ताकत क्या आ गई है? तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए। मानो इसने सबको पछाड़ दिया, पर इसके पास पैसे नहीं है ना, तो इसके दम पर उछलने की जरूरत नहीं है। मदद तुम्हारी सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। इसके 2-4 मुक्के चला लेने से ना तो तुम्हारे पापा के अस्पताल का खर्चा निकलेगा और ना ही तुम्हारी कंपनी की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। मोहिनी ध्रुव की बात सुनकर डर गई। मोहिनी को विराट पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। मोहिनी ने आन्या को समझाते हुए कहा, आन्या बेटा, ध्रुव सही कह रहा है। ध्रुव मुझसे बात कर चुका है। वो तुम्हारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने को तैयार है। तुम उस विराट की बातों में मत आओ। लेकिन न जाने क्यों ये जानते हुए भी कि विराट के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, वो आन्या के लिए एक फूल तक खरीद कर नहीं ला सकता, फिर भी आन्या आज विराट पर भरोसा करने लगी थी। विराट ने जिस तरह से आन्या से बात की, आन्या को महसूस हो रहा था कि विराट शायद कुछ तो करने वाला है, पर क्यों और कैसे, इस बात की चिंता आन्या को भी सता रही थी। आन्या को डर था कि कहीं विराट कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, कोई गलत कदम तो नहीं उठाने जा रहा। आन्या का ध्यान ध्रुव की तरफ था ही नहीं। वो तो खिड़की से बाहर की ओर झांक रही थी। विराट अभी भी उसे दूर सड़क पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही विराट उसकी आंखों से ओझल हुआ, आन्या से बर्दाश्त नहीं हुआ। आन्या ने मोहिनी की बात इग्नोर की और तेजी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। वो गार्डन से दौड़ती हुई गेट की तरफ गई और सड़क की दूसरी तरफ जाने लगी। यहाँ मोहिनी और ध्रुव विराट की बदलती हुई शख्सियत को देखकर हैरान थे। जो कुछ भी हो रहा था उनकी समझ से बाहर था। ध्रुव ने पास रखा एक गुलदान उठाकर जमीन पर फेंक दिया और गुस्सा करते हुए मोहिनी की ओर देखकर कहा, आपके इस निकम्मे दामाद को क्या हो गया है? किसी और की आत्मा घुस गई है क्या? ये जो कभी आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता था, वो आज हाथ उठा रहा है। आपके घर में चल क्या रहा है? मुझे साफ साफ बताएंगी। मोहिनी भी सोफे पर हताश होकर बैठ गई। सर पकड़कर उसने ध्रुव से कहा, मुझे कुछ नहीं पता ध्रुव। मैं तो सिर्फ तुम्हारी और आन्या की शादी देखना चाहती हूँ। ये लड़का हमारी जिंदगी का जहर बन चुका है। इधर विराट आन्या की सोसाइटी से निकलकर मेन रोड तक आ गया था। चलते चलते अचानक उसे लाल रंग की वही बड़ी सी गाड़ी दिखाई दी जिसमें माया उसे लेने आई थी। विराट ने गाड़ी में माया को बैठा देखा और गाड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिससे माया बात कर रही थी। विराट के कदम न जाने क्यों वहीं पर रुक गए। विराट को कुछ दिखाई नहीं दिया। जब वो बूढ़ा आदमी सीधे खड़ा हुआ, विराट ने सड़क के पास से उसका चेहरा देखा और विराट को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लग गया हो। उसके सर पर तेज दर्द होने लगा। माया की गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। उस बूढ़े आदमी की नजर भी विराट पर पड़ी।
वो दूर से ही विराट को घूरते हुए देख रहा था। ये वही बूढ़ा आदमी था जो बार बार विराट के ख्यालों में आता था, जिसकी कनेक्शन विराट के बीते हुए कल से जुड़ी हुई थी। विराट ये सोचकर परेशान था कि माया इसे कैसे जानती है और आखिर यह आदमी है कौन। विराट उस बूढ़े आदमी को गौर से देख रहा था। अचानक एक ट्रक रोड के बीचों बीच निकले। बूढ़े आदमी और विराट के बीच अब इस ट्रक का पर्दा था। विराट बेचैन हो रहा था। उसकी नजर ट्रक के उस पार देखने की कोशिश कर रही थी। वहीं उस बूढ़े आदमी को भी पता था कि विराट उसे ढूंढ रहा है। वो आदमी तेजी से वहां से निकल जाना चाहता था। ट्रक के जाते ही विराट ने दोबारा उस बूढ़े आदमी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो विराट की नजरों से गायब हो चुका था। विराट ने गुस्से में अपना पैर जोर से जमीन पर पटका। विराट को ऐसा लगा जैसे उसने हाथ आए खजाने को खो दिया हो। अफसोस करता विराट इधर उधर घूम रहा था। उसने भागते हुए रोड क्रॉस की और जिस शॉप के सामने वो आदमी खड़ा था वहां जाकर पूछताछ भी की, पर विराट को कोई फायदा नहीं हुआ। जो आदमी विराट को उसके बीते हुए कल की ओर ले जा सकता था, जिसकी झलक विराट कई बार देख चुका था, विराट उसका नाम तक नहीं जानता था। इधर आन्या भी विराट को फॉलो करते करते वहां तक पहुंच चुकी थी। कुछ मिनट बाद आन्या विराट के ठीक सामने थी। विराट, जो अब तक बहुत ज्यादा गुस्से में था, आन्या को परेशान देख विराट का गुस्सा शांत हो गया। आन्या ने विराट से पूछा, कहाँ जा रहे थे तुम? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रही हूँ, तुमने सुना ही नहीं? विराट ने एक लंबी सांस ली और आन्या से कहा, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, तुम्हें क्या? तुमने तो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए ना? आन्या गौर से विराट को देख रही थी। विराट आज उसे काफी हैंडसम लग रहा था, बस कपड़े उसके आज भी सही नहीं थे। उसमें एटीट्यूड भी आ गया था। आन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, आजकल क्या खाने लगे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? तुम हर पल बदलते हुए से नजर आते हो। कभी कभी तो लगता है कि जैसे मैं तुम्हें पहचानती ही नहीं। विराट ने धीरे से थोड़े अफसोस के साथ कहा, तुम मुझे वैसे भी कहाँ पहचानती हो? 5 साल में शायद ही तुमने कभी मुझ पर गौर किया हो। आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, था कोई रिश्ता नहीं था। ना मैंने तुम्हें हाथ लगाया, ना तुमने मुझे हाथ लगाया। फिर भी तुम ध्रुव से शादी नहीं करना चाहती, ऐसा क्यों? आन्या सोच में पड़ गई। कुछ देर वो खामोश रही, फिर उसने विराट की तरफ देखा और जवाब दिया, तुमसे मेरा रिश्ता मेरे पापा ने जोड़ा था। शादी के कुछ दिन बाद वो बीमार पड़ गए तो मुझे पसंद नहीं थे, पर जो रिश्ता उन्होंने जोड़ा था उसे मैं कैसे खत्म कर सकती थी? जब वो ठीक हो जाएंगे तो सवाल पूछूंगी, क्यों की उन्होंने तुमसे मेरी शादी? मैंने बेनाम रिश्ते को पापा के लिए निभाया है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती थी। विराट ने आन्या से आगे कुछ नहीं कहा। विराट पूछना चाहता था कि आन्या उसे पसंद करती है। यही सवाल आन्या भी पूछना चाहती थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस सड़क में चलना चाहते थे, पर उनके बीच ऐसे रिश्ते ही नहीं थे। खामोशी से चलते हुए दोनों घर पहुंच गए। मोहिनी ड्राइंग रूम में ही बैठी हुई थी। आन्या और विराट को एक साथ आते देख उसका दिमाग खराब हो गया। विराट ने मोहिनी से कुछ नहीं कहा। वो सीधे आन्या के कमरे की तरफ चला गया। मोहिनी ने आन्या को रोकते हुए कहा, तुम्हें पता है ध्रुव ने धमकी दी है, वो सब कुछ तबाह कर देगा। तुम सुन रही हो? और तुम इस निकम्मे आवारा के साथ घूम रही हो। आन्या ने अपना सर पकड़ लिया और अपनी माँ को समझाते हुए कहा, माँ, सर दर्द से फटा जा रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। विराट में आए इस पहले बदलाव ने आन्या को हिम्मत दी थी। उसके लिए उम्मीद की ये पहली किरण ही काफी थी। उसने मुस्कुराते हुए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया और सामने लगी अपने पापा की तस्वीर को देखते हुए मन ही मन कहने लगी, पापा, मैं ध्रुव से नहीं बल्कि कल एक नए इन्वेस्टर से बात करूंगी। मैं जानती हूँ विराट ने यूं ही इतनी बड़ी बात तो कह दी, लेकिन अब शायद वो भी अपनी जिम्मेदारी संभालने लगेगा। आप ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आन्या अपने कमरे के अंदर चली गई। रात हो चुकी थी। विराट उसी कमरे में सोता था, मगर आन्या के साथ नहीं, बल्कि उसके बेड के सामने लगे सोफे पर। विराट अपना बिस्तर सोफे पर लगाकर सोने की तैयारी कर रहा था। आन्या ने भी कपड़े चेंज किए और वो बिस्तर पर सोने लगी। दोनों की नजर एक दूसरे की ओर ही थी, लेकिन दोनों के बीच बहुत बड़ा फासला था। धीरे धीरे आन्या की आंख लग गई, पर विराट अभी भी आन्या को देख रहा था। कुछ देर बाद विराट उठकर बैठ गया।
उसकी नजर आन्या की ओर थी। आज वो उन दोनों के बीच की दीवार को तोड़ देना चाहता था। विराट धीरे से आन्या की ओर बढ़ा और आन्या के ठीक बगल में बैठ गया। उसने आन्या के चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमानी शुरू की। आन्या को यह एहसास नींद में भी सुकून दे रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। धीरे से उसकी नींद भी टूट गई। उसने आंख खोली। विराट उसके ठीक सामने बैठा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। विराट की नजरें देख आन्या समझ गई कि आज विराट उन दोनों के बीच की हर दीवार तोड़ देना चाहता है।